वो लगाओ जहां कमेंट्स दिखे। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग, हाय एवरीबॉडी। क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सबों को नजर आ रही हैं आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे सपोलो। एक बारी बता दो आवाज बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एक बारी बता देंगे। युगल गर्म पानी भिजवा देना बस। ऑल गुड। पढ़ाई कैसी चल रही है प्यारे बच्चों? आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? ऑल गुड। कल तो छुट्टी हो गई बेटा, हमारी क्लास गोल हो गई। हमारी क्लास में बेटा शगुन हो जाता है हमेशा, है ना। हमारी क्लास में छुट्टी हो गई थी कल, तो एक ही आज क्लास हो पाएगी वीक में, बट कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके, है ना। यस, तो कल ईद भी मनाई होगी बहुत सारे बच्चों ने, बहुत अच्छी बात है। और आज फिर से बैक टू क्लास, बहुत शानदार बहुत शानदार। चलिए पढ़ाई ऑल गुड चल रही है। मैंने आप लोगों के दोनों लेक्चर्स के बेटा, वैसे तो हमारी बहुत प्यारे प्यारे जग से न्यारे हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं जो आप लोगों को बेटा आप लोगों के डाउट्स भी ले रहे हैं, और मैंने भी आप लोगों के काफी सारे डाउट्स लिए हैं। ठीक है, अभी तो बस शुरुआत ही हुई है, और आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बेटा पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 3 की ओर, और आज हम करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 2। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 2 करने से पहले जैसे कि बेटा हमारी रीत है, और जो रीत है वो रीत ये है, पहले तो आज का डेट लिख लेते हैं बेटा। आज की डेट, हम अर्जुनास में हमेशा डेट्स लिखा करते थे, है ना। आज है 12 अप्रैल, वैसे मैं भूल जाती हूँ, बुलक्कड़ तो मैं हूं ही। 12 अप्रैल 2024, और सबसे पहले बेटा हम शुरू करेंगे प्यार से। सो इजी मैम, देखो इजी आपको लगता जाएगा, मैंने आपको बोला ना, अभी आप आगे धीरे धीरे पढ़ो, आपको ऐसे ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप लोगों को पढ़ने से पहले लग रहा होगा कि मैम डिफिकल्ट हैं, क्योंकि देख के डिफिकल्ट लगता है, बट जब आप उसको बेटा इतने अच्छी तरीके से बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हो, उससे रिलेटेड एनिमेशंस देखते हो, उससे रिलेटेड 3D देखते हो, तो आपको वो टॉपिक्स आसान लगेंगे ही बेटा। पॉसिबल ही नहीं है, मतलब अनटिल एंड अनलेस आप लोग ऐसे दुष्ट बच्चे हो जिन्होंने क्लास में सुना ही नहीं। क्योंकि मैं कई बार देखती हूँ कई बच्चे वीडियो नहीं देखते हैं और डायरेक्ट स्लाइड से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और वो देखते ही नहीं है कि वीडियो में शायद मैम ने उस चीज को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो बड़े आराम से भी बेटा अगर हम टॉपिक्स को पढ़ते जाए ना, क्योंकि 12th का सिलेबस इतना भी बड़ा नहीं है, चैप्टर्स बड़े बड़े हैं, बट बड़े ही टाइम पे हम आराम से प्यार से पढ़ते हुए ना बेटा बड़े आराम से नवंबर के शुरुआत तक मोस्ट प्रोबेबली, मुझे एग्जैक्टली अभी पता नहीं है कि, लेकिन खत्म हो जाता है, बड़े आसानी से खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यही बात है कि आप लोग बिल्कुल अटेंशन के साथ में क्लास में सुनो, हर दिन रिवीजन होता है, क्लास में चीजें इतनी बार रिपीट होती है। और आज हम एक और बहुत ही प्यारा टॉपिक पढ़ेंगे बेटा। आज हमें एक्चुअल में टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है, वो सारे डक्ट जो हमने पहले 2 क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे ना, रेटे टेस्टिस, वासा, एफरेंशिया, एपिडेमिस, तो सारे डक्ट हमें देखने हैं। 3D मॉडल्स देखेंगे, बहुत खूबसूरत डायग्राम से, जिससे इतनी जबरदस्त क्लैरिटी आएगी आपको टॉपिक की, मतलब मजा आएगा। ठीक है, चलिए इसी बात के साथ में जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बेटा मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज, अगर आप पहली क्लास अटेंड कर रहे हैं तो कृपया करके पिछले 2 लेक्चर्स देख के आओ बेटा, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स फिर रिलेटेड हो जाते हैं। फिर बेटा आपको मौत आएगी, फिर आप कमेंट्स में लिखोगे और फिर आप कहोगे कि मैम बताओ बताओ ये क्या है, तो प्लीज पिछले 2 लेक्चर्स देख के आना। चलिए जी, इसी बात पे मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे जूलॉजी मेडिजी इस मंथ में 100% आ जाएगी, उसकी बेटा प्रूफ रीडिंग चल रही है, और वो बहुत जल्द आप लोगों के पास होगी। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं कि आप लोग बेटा वो जरूर लो। ठीक है, और क्या बोलते हैं, जब वो आने वाली होगी बस मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, बस मैं उसमें प्रूफ रीडिंग चल रही है अभी मस्त बढ़िया तरीके से, वो हो जाएगी बाय द एंड ऑफ अप्रैल बेटा, वो आप लोगों के पास हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये शुरू करते हैं एक बारी समाप्ति एक्सप्रेस। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था मेरे बच्चों? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आप लोगों ने बहुत खूबसूरत डायग्राम्स भी मुझे बना के भेजे थे, जितने लोगों का मैं देख पाई बेटा, मैंने देखा इंस्टाग्राम पे भेजते हैं बहुत सारे बच्चे, बट एनीवे आप नहीं भी भेजो, आप लोगों ने बेटा बनाए बहुत अच्छी तरीके से होंगे,
और हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस, जो कि होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जहां गैमीट्स बनते हैं और जहां हार्मोन भी बनते हैं। तो यहां स्पर्म्स बनते हैं और हार्मोन भी बनता है, जिसे एंड्रोजेंस बोलते हैं। एंड्रोजेंस का एक टाइप होता है टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। तो आपने पढ़ा टेस्टिस इज द मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसके अलावा आपने पढ़ा मैम मेसेंचरी डक्ट होते हैं, जिसमें होता है रेटे टेस्टिस, वास एफरेंस या एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। इसके अलावा आपने पढ़े मैम ग्लैंड्स होते हैं, जहां आपने पढ़ा सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। इसके अलावा आपने पढ़ा मैम एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, जहां होता है स्क्रोटम, जहां होता है पीनस। आपने पढ़ा ये पेल्विस एरिया में मेल्स के लोकेटेड होता है बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपने एक डायग्राम बनाया था, दो डायग्राम्स बनाए थे, एक में साइड व्यू था और एक में बेटा सेक्शनल ऐसा व्यू था जहां आपको दोनों टेस्टिस देखने को मिल रहे थे मेल्स के। जब बेटा आपने डायग्राम बनाया तो आपने देखा मैं वो वाला डायग्राम बनाती हूँ जिसमें आपको दो टेस्टिस अगर मैं बनाऊं दोनों साइड पे, तो आपको दोनों साइड से वास डिफरेंस भी नजर आएगा। बेटा एक बार क्विकली रिवाइज करो मेरे साथ में, आपने क्या बनाया था? आपने बनाया था मैम इस तरीके से हमारे पास होता है टेस्टिस, सॉरी स्क्रोटम। वैसे तो मैम एक बच्चे का कंफ्यूजन था, एक लड़की का कंफ्यूजन था, जो मैंने क्लियर भी किया था बेटा। एक लड़की का कंफ्यूजन था, मैंने डाउट उसका लिया भी था और उसका डाउट बिल्कुल वैलिड था, क्योंकि उसको डायग्राम में देख के ऐसा फील हो रहा था कि मैम ऐसा तो नहीं है, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको बताती हूँ क्या उसको डाउट था। हमने इस तरीके से बेटा स्क्रोटम बनाया था ना, और स्क्रोटम के अंदर हमने बनाई थी इस तरीके से कि मैम हमारी टेस्टिस जो होती है ना, ऑफ कोर्स हमारी टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी लोकेटेड होती है, क्योंकि हमारी जो स्पर्म्स होती है मैम उसको स्पर्मेटोजेनेसिस को होने के लिए 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए होता है। अगर उसको उतना टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो उसमें मैम क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगी। इसीलिए टेस्टिस बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं विद इन अ पाउच, जिसे स्क्रोटम बोलते हैं। अब बेटा हमने तो डायग्राम में इतना दूर दूर बेटा बनाया, अगर मैं बनाती तो मैं इस साइड में भी बेटा तुम्हें इस तरीके से बना के बताती, है ना, कि एक टेस्टिस एक्चुअल में। तो अगर आप स्क्रोटम को देखोगे, फिर मैंने जब यहां से बेटा जूम करके इसको बनाया तो मैंने बोला कि बेटा स्क्रोटम बाहर से एक ही पाउच होता है, लेकिन अंदर से उसके 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं और उन दोनों कंपार्टमेंट के अंदर एक एक टेस्टिस होता है। तो बच्ची को कंफ्यूजन हो रही थी कि मैम यहां तो आप बोल रहे हो कि एक ही स्क्रोटम, आपने एक ही स्क्रोटम दिखाया और स्क्रोटम के अंदर आपने दिखाया हुआ है एक टेस्टिस, और फिर आपने मैम इसको जूम करके दिखाया कि स्क्रोटम बाहर से एक है, अंदर से 2 कंपार्टमेंट में डिवाइडेड। तो उसको कंफ्यूजन हो रही थी कि मैम इसी स्क्रोटम के अंदर 2 कंपार्टमेंट होंगे, तो यहां 2 टेस्टिस, यहां 2 टेस्टिस। नहीं बेटा, एक्चुअल में तो ये एरो लगाने की वजह से शायद आपको कंफ्यूजन हुई है। आप सिर्फ एक चीज याद रखो, एक ही चीज याद रखो कि स्क्रोटम बाहर से एक पाउच है और बेटा उस पाउच के अंदर ऐसे 2 कंपार्टमेंट है। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, मैंने सिर्फ यहां पे एक साइड का दिखाया है, इसीलिए आपको ऐसा दिख रहा है। बाहर से एक ही पाउच है बट अंदर से उसके 2 कंपार्टमेंट है, जिसमें बेटा 2 टेस्टिस है। अगर सबको समझ में आया तो एक बारी मेरे को थम्स अप दे दो अगर अभी क्लैरिटी आई, अगर थम्स अप दे दो अगर आपको अभी क्लैरिटी आई। मेरे पास ना एक डायग्राम भी मैं लेके आई थी ताकि तुम्हें और थोड़ी सी बेटर क्लैरिटी मिले। एक बार मुझे वो डायग्राम देखने दो, ठीक है। अगर तुम्हें ये वाला डायग्राम बेटा, ये वाला डायग्राम, एक बार इस वाले डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखो। मैं ना लाइट्स ऑफ कर रही हूं ताकि तुम्हें थोड़ी क्लैरिटी मिले। मुझे ये मतलब चाहिए कि तुम लोग ना बिल्कुल क्लियर रहो, कंफ्यूज ना रहो। आप इस डायग्राम से शायद थोड़ा सा बेटर समझ पाओ। बेटा ये टेस्टिस दिख रही है, ये एक टेस्टिस है, ये एक टेस्टिस है। देखो बाहर से जो स्क्रोटम है ना बेटा, वो ऐसा है, ये एक कंप्लीट पाउच है, पाउच एक ही है, बट अंदर से ये कंपार्टमेंट में डिवाइडेड होता है, एक कंपार्टमेंट 2 कंपार्टमेंट। तो इस कंपार्टमेंट में एक टेस्टिस, इस कंपार्टमेंट में एक टेस्टिस। तो बाहर से एक सिंगल पाउच दिख रहा है, अंदर से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आई होप अब तुम्हें ना थोड़ी सी क्लैरिटी ज्यादा और मिली होगी, बट कोई कंफ्यूजन नहीं है अभी, ठीक है। डन एवरीबॉडी। चलिए, ये बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन यार कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, चाहे छोटी सी भी कंफ्यूजन हो, वो छोटी सी भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बेटा आगे देखो, मैंने बोला कि चलो यार टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बन रहे हैं, 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है, स्पर्म्स बन गए, उसको कैरी करने के लिए कौन सी डक्ट होती है, आज हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर बेटा तेरे को याद है यहां पे हमने बनाया था, मैंने कहा था ऐसे ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन कौन लेके आ रहा है, सब लोग डक्ट्स का नाम बताते रहो, तभी तो समझ में आएगा कि तुम्हें याद है या नहीं। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को कैरी करने वाला ये डक्ट जो मैंने व्हाइट कलर से बनाया, ये कौन सा डक्ट बनाया था बेटा, ये हमने यूरेटर्स बनाए थे, वो हमने यूरेटर्स बनाए थे, याद आ रहा है, वो हमने यूरेटर्स बनाए थे। और फिर हमने बेटा ये यूरिनरी ब्लैडर के नीचे इस तरीके से एक और
एक सिंगल एक ऐसी ग्लैंड बनाई थी, इसे हमने बोला था कि ये हमारी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। ये भी याद आ रहा है सभी को, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे हमने ऐसे बनाया था प्रोस्टेट ग्लैंड, याद आ रहा है सभी को। और बेटा यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को कैरी करने वाली एक डक्ट बनाई थी। शानदार बेटा, बहुत शानदार सपोल आर्मी। जब ये चार्ट्स की स्पीड बाहर कोई लोग देखते हैं ना बेटा, तो लोगों को डर लगता है कि हाय कितना कंपटीशन है, ऐसी स्पीड होती है तुम्हारे चार्ट्स की, और इतने बच्चे साथ में पढ़ रहे होते हैं, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। एनीवे बेटा अब यहां पे ध्यान दो एक बारी, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को कैरी करने वाली एक ऐसी सी डक्ट बनाई थी हमने, इसे हमने क्या बोला था बेटा, मेल्स का यूरेथ्रा, जो कि फीमेल के कंपैरिजन में थोड़ा सा नहीं काफी लंबा होता है, राइट। ये यूरेथ्रा प्रोस्टेट ग्लैंड से भी पास होता है। मैंने तुम्हें यह भी कहा था कि यार अब देखो यहां से यूरिन को कैरी, यहां से स्पर्म्स बने, स्पर्म को कैरी करने के लिए तुमने बेटा इस तरीके से डक्ट बनाई, इस डक्ट को तुमने बोला वास्ट डिफरेंस, याद आ रहा है, इस डक्ट को तुमने क्या बोला, वास्ट डिफरेंस। ये हम रिवाइज कर रहे हैं पिछली क्लास का। और मैम वास्ट डिफरेंस एक यहां से भी तो आएगा ना बेटा, हमने यहाँ की टेस्टिस नहीं बनाई बट यहां से भी तो एक वास्ट डिफरेंस आएगा, हाँ या ना। और मैम वास्ट डिफरेंस के बारे में आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी, जो आज हम लिखेंगे भी, ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप करता है। आज आपको एक 3D दिखाएंगे, वहां पे भी आपको नजर आएगा दैट इट लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, it receives a duct from seminal vesicle, it receives a duct from seminal vesicle। ये seminal vesicle नाम की जो ग्लैंड है उससे एक डक्ट रिसीव करता है। मैम हमारे पास एक seminal vesicle है, seminal vesicle एक इधर भी होगी, seminal vesicle एक इधर भी होगी, so it receives a duct from seminal vesicle, और दोनों मिला के एक नई चीज का फॉर्मेशन करते हैं जिसे बोलते हैं मेल इजैक्यूलेटरी डक्ट। और इजैक्यूलेटरी डक्ट की बेटा ओपनिंग होती है, इजैक्यूलेटरी डक्ट की ओपनिंग होती है यूरेथ्रा के अंदर। यहां तक किसी को भी कोई दुख दर्द समस्या बेटा, इजैक्यूलेटरी डक्ट की ओपनिंग होती है बेटा यूरेथ्रा के अंदर। और यही बात मैंने उस दिन आपको कही थी कि मेल्स का जो यूरेथ्रा होता है उससे यूरिन भी बाहर आ सकता है मैम, उससे सीमन। सीमन क्या होता है याद है मैंने कैसे समझाया था, सीमन बेटा लिक्विड पार्ट होता है और उस पे स्पर्म्स होते हैं, लिक्विड के साथ स्पर्म्स, उसको सीमन बोलते हैं। तो उसमें वो हम लिखेंगे सब बेटा। तो सीमन भी बाहर आ सकता है और स्पर्म्स और यूरिन भी बाहर आ सकता है, क्योंकि यूरेथ्रा से यूरिन तो बाहर आ ही रहा है यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू, और बेटा यहां से स्पर्म्स आ रहे हैं, सेमाइनल वेसिकल से बेटा क्या आ रहा है, उस सिक्रीशंस होते हैं उसके ग्लैंड्स के, बट वन एट अ टाइम। बहुत मजेदार, बहुत इजी बेटा, बहुत इजी, एक भी डाउट नहीं होना चाहिए। कितनी प्यार तरीके से हमने बेटा रिवाइज किया। मैंने आपको यह भी कहा था एक और ग्लैंड होते हैं जिन्हें बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स बोलते हैं, विच इज अगेन पेयर्ड, और बेटा वो यूरेथ्रा के साइड्स में होते हैं, उनकी लोकेशन यूरेथ्रा के साइड्स में होती है। सेमाइनल वेसिकल भी पेयर्ड है, आपके बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स भी बेटा पेयर्ड है, लेकिन आपकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो सिंगल होती है। यहां तक तो कोई दुख दर्द समस्या नहीं है। फिर हमने बोला कि मैम यूरेथ्रा पीनस में से पास होती है। पीनस में मैम कुछ इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं, पीनस में कुछ इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं, क्योंकि पीनस का इरेक्शन होना, इरेक्शन का क्या मतलब है, इरेक्शन का मतलब बेटा जब उसमें इंक्रीज इन ब्लड फ्लो होता है, और ये ब्लड फ्लो इंक्रीज कब होता है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, कॉप्युलेशन हो रहा है, तो उस वक्त में पीनस का एनलार्जमेंट होता है, उसका अराउजल पर वो इरेक्ट होती है, क्योंकि ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, उसमें कुछ टिश्यूज होते हैं इरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये हमने बनाया था कि इरेक्टाइल टिश्यूज है, पीनस इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो मैं बेटा बना रही हूं। पीनस का एनलार्ज फ्रंट पार्ट कहलाता है मैम ग्लैंस पीनस, और मैंने ये भी बेटा आप लोगों से कहा था कि ग्लैंस पीनस इज कवर्ड विद अ रिट्रैक्टाइल स्किन, ग्लैंस पीनस इज कवर्ड विद अ रिट्रैक्टाइल स्किन। रिट्रैक्टाइल मतलब ऐसी स्किन जिसको पीछे की डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हो, दैट स्किन इज कॉल्ड एज फोर स्किन या फिर प्रिप्यूस। और यूरेथ्रा की ओपनिंग को मैम बोलते हैं एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस या एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस। अब मुझे बताओ बेटा, क्या आप लोगों को बिल्कुल रट नहीं गया? बिल्कुल 100% रट गया होगा जितनी भी। अब रटने का मतलब ये नहीं कि तुमने रट्टाफिकेशन किया है, मतलब हमने इतनी डिटेल में कर लिया, इतने प्यार से कि अब तुम्हें याद हो जानी चाहिए। हाँ अब बेटा इसी को तुमने एक दूसरे डायग्राम के थ्रू पढ़ा था। दूसरे डायग्राम में तुमने इस तरीके से बनाया था बेटा, तुमने दूसरे डायग्राम में इस तरीके से बनाया था कि ये हो गई टेस्टिस,
इसी तरीके से तुमने बनाया था कि नहीं, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस, यहां तुमने बनाया था यूरिनरी ब्लैडर, और तुमने बेटा देखो ऐसे बनाया, तुमने ये टेस्टिस से लेके गए तुम वैज डिफरेंस को यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप कर दिया, फिर तुमने कहा कि यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल है, सेमाइनल वेसिकल से ग्लैंड डक्ट आई, दोनों ने मिलकर बनाया कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट, यूरिनरी ब्लैडर से निकला मैम यूरेथ्रा पास हुआ अगेन पीनस से, ये जो इजैक्यूलेटरी डक्ट था मैम ये ओपन हुआ आपके यूरेथ्रा के अंदर, यहां बेटा क्या बनाओगे, प्रोस्टेट ग्लैंड, बिल्कुल वही चीज है बट साइड व्यू है, वही चीज है बट साइड, एपिडिडाइमिस बचा नहीं है बेटा, एपिडिडाइमिस आज हम करेंगे, अभी तो टेस्टिस का इंटरनल, टेस्टिस को खोल के देखना है, ठीक है, तो अभी हम वो चीज करेंगे ही करेंगे। और बेटा यहां तुमने इस तरीके से पीनस बनाया होगा, इट्स द सेम डायग्राम बस साइड व्यू है, एपिडिडाइमिस सब कुछ बेटा अभी बनाएंगे। एक बच्चा पूछ रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड की लोकेशन क्या है, क्या डायग्राम से देख के बता सकते हो कि प्रोस्टेट ग्लैंड की लोकेशन कहां होगी, क्या डायग्राम से देख के बता सकते हो? अब फिर बेटा आज का टॉपिक शुरू करेंगे। अब हमने पिछली क्लास में टेस्टिस का इंट्रोडक्शन दे दिया था और हमने टेस्टिस के बारे में 2-3 बात कही थी। इनग्वाइनल कैनाल इज अ कैनाल दैट कनेक्ट्स स्क्रोटम टू द एब्डोमेन, है ना, तो स्क्रोटम बॉडी से कनेक्टेड ही होता है बेटा, बाहर लेके तो नहीं घूमते हैं, तो इट्स कनेक्टेड विद द बॉडी विद द हेल्प ऑफ दैट इनग्वाइनल कैनाल। और आपने वो बनाया था, वो एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, एनसीईआरटी में लेकिन डायग्राम में क्योंकि थोड़ा सा बनाया हुआ होता है ना, तो बिलो द यूरिनरी ब्लैडर, दैट्स ऑल। भाई तुम लोग देख के भी तो कुछ चीज किया करो, डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। सेमाइनल वेसिकल आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी, वो बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये ब्लैडर है अगर बेटा इस तरीके से, तो ब्लैडर के जस्ट पीछे इस तरीके से होता है। आज हम लोकेशन भी देखेंगे, ठीक है। हमने टेस्टिस के बारे में पढ़ा, हमने कुछ पॉइंट्स लिखे भी थे, इसके डायमेंशंस लिखे थे, 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर विड्थ होती है। हमने कहा टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती है, स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है जिसके कारण वो बाहर प्रेजेंट होती है, एंड वी हैव डन दैट। आज हम बेटा क्या करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस। बहुत ही प्यारा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो मैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस अभी आपको पढ़ाऊंगी बेटा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस से आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि अंदर स्पर्म्स जो हम बोल रहे हैं ना टेस्टिस के बनते हैं, वो कहां बनते हैं। दूसरी क्लैरिटी तुम्हें मिलेगी, ये जो तुम बेटा अभी बोल रहे हो ना कि मैम एपिडिडाइमिस क्या होता है, तो सारे एसेसरी डक्ट भी तुम्हें साथ के साथ कवर हो जाएंगे। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैसे लिखा था कि टेस्टिस होती है, एसेसरी डक्ट्स होते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। तो अब हम टेस्टिस और डक्ट को ना एक ही साथ इसमें पढ़ लेंगे, तो बहुत आराम से डायग्राम को बनाना, बहुत ही प्यारा डायग्राम है, बहुत सुपर क्लैरिटी तुम्हें मिलेगी पूरे पार्ट्स की। बनाए बेटा एक बारी, यस एवरीबॉडी। तो बेटा तुम्हें हेडिंग क्या डालनी है पता है, तुम टेस्टिस तो पिछले दिन ही हेडिंग डाल चुके हो, तुम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस हेडिंग डालो, तुम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस बेटा हेडिंग डालो, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। मैं पहले ही बता देती हूं डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, यहां पे एक डायग्राम बनेगा, फिर ऐसे करके बनेगा, और लेबलिंग सारी राइट साइड पे होगी। पहले से इसलिए बता देती हूं ताकि तुम्हें ना नोटबुक में कैसे बनाना है उसकी थोड़ी क्लैरिटी मिले, ठीक है। चलो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, जैसे कि मैं हमेशा करती हूं, एक एक करके डायग्राम बनाते जाएंगे, लेबलिंग करते जाएंगे, बाद में लिखेंगे, ठीक है। वो लिखेंगे जो उसके बारे में ज्यादा लिखेंगे नहीं, डायग्राम में ही मैक्सिमम चीजें लिख लेंगे। पोथियां नहीं बनानी है बेटा, पोथियां बनाने के लिए नहीं आए हैं। सबसे पहले यहां फिट करेंगे, सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, लिखते भी जाएंगे, और बाद में फ्लोचार्ट बनाएंगे। शायद मैं आप ही से फ्लोचार्ट बनवाऊं, ठीक है। एसेसरी ग्लैंड्स के दूसरे नाम तुम जो लिख रहे हो बेटा, अभी एसेसरी ग्लैंड्स पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी। जब आप टेस्टिस को देखते हो, ईच टेस्टिस बेटा इफ यू सी इंटरनली देयर इज अ कवरिंग ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस के अराउंड एक कवरिंग होती है कनेक्टिव टिश्यू की। एनसीईआरटी में कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग तो बोला हुआ है, बट उसका नाम नहीं लिखा हुआ है बेटा, उसका नाम होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो कनेक्टिव टिश्यू होती है, वो एक्चुअल में टेस्टिस को अंदर से कुछ कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देती है, जिन कंपार्टमेंट्स को बोला जाता है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। क्या बोला जाता है बेटा, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। इंटरनली टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू 250 कंपार्टमेंट्स। तो अगर बेटा पेंसिल से बनाना, मैं मिटा लूंगी, तुम तो मिटा नहीं पाओगे, फिर बोलोगे। अगर तुम देखोगे टेस्टिस इंटरनली मैम कुछ ऐसे कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है, और एक मेम्ब्रेन है मैम, जिस मेम्ब्रेन ने एक्चुअल में टेस्टिस को इस तरीके से डिवाइड किया है, जो एक्चुअल में टेस्टिस को कवर कर रही होती है।
जो एक्चुअल में टेस्टिस को कवर कर रही होती है, दैट कवरिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दैट कवरिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज एक्चुअली बेटा ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो अगर तुम देखो मैं इस तरीके से बना रही हूं, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया है बेटा, और ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया ने ही एक्चुअल में टेस्टिस को अंदर से 250 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया है, 250 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, सो आई एम लेबलिंग ऑल्सो, वन बाई वन में लेबल भी करती जाती हूं। ये क्या है मैम? ये है मैम ट्यूनिका एल्बुजिनिया। मेरे साथ साथ में नाम बोलो प्यारे बच्चों, ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या है मैम? कवरिंग ऑफ टेस्टिस और एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है बच्चों, एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है बच्चों। ठीक है, दिस इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया ने क्या किया मैम? इंटरनली टेस्टिस को, हाँ, जब भी मैं ये बनाती हूं तो बच्चे कहते हैं किडनी जैसा लग रहा है, ये हर साल का है, बच्चे कहते हैं मैम किडनी जैसा लिख रहा है। ठीक है, अरे कुछ बच्चे एकदम आगे आगे का पढ़ के आते हैं, इधर उधर से पढ़ के आते हैं और फिर सारे टर्म्स लिखते हैं, एकदम डॉक्टर बन जाते हैं। बेटा जो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया भी नाम नहीं दिया हुआ है। अभी मैंने बोला ना तुम्हें, एनसीईआरटी में सिर्फ दिया है कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है, तो तुम जो 3-4 नाम और बता रहे हो एनसीईआरटी के नहीं है बेटा, रिलैक्स, नहीं इतना नहीं करना है ना। तो बेटा ये जो कंपार्टमेंट्स तुम देख रहे हो ना, इन कंपार्टमेंट्स को बोला जाता है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। ये जो डिविजन है, अब मैंने तो 250 नहीं बनाए क्योंकि बेटा हमारे पास उतना स्पेस नहीं है, आप सिर्फ ये लिख सकते हो कि इन कंपार्टमेंट्स को बोलते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। और ये वाली बात बेटा मैं नेक्स्ट पेज में जब फ्लो चार्ट बनाऊंगी ना तो लिखूंगी कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया ने एक्चुअल में टेस्टिस को अंदर से 250 कंपार्टमेंट्स में तोड़ा। तो वो मैं नेक्स्ट जब हम फ्लो चार्ट लिखेंगे ना तो फ्लो चार्ट में मैं तुम्हें वो मेंशन करके दूंगी, यहां पे मत लिखो, गिचपिच हो जाएगा। ठीक है, कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया ने डिवाइड कर दिया। अभी सिर्फ याद रखो कि ये 250 कंपार्टमेंट्स क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। यहां तक किसी को भी कोई दुख दर्द समस्या बना रहे हो ना साथ के साथ, ये 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं इन टोटल। हम अंदर से देख रहे हैं टेस्टिस कैसी दिखती है। नहीं रश्मि बेटा, इसे सेमिनिफेरस टिब्यूल नहीं बोलते। ट्यूनिका एल्बुजिनिया का मतलब होता है कनेक्टिव टिश्यू, दैट्स द नेम। ठीक है, अब बेटा अगर मैं हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को देखूं, हर एक लोब्यूल को देखूं, इंडिविजुअल लोब्यूल को देखूं, तो इसके अंदर बड़े ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके बिना टेस्टिस का कोई वजूद ही नहीं है। टेस्टिस का जो वजूद है बेटा वो इन्हीं स्ट्रक्चर्स की वजह से है जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर बेटा कुछ इस तरीके से डायग्राम को ध्यान से देखना, इस तरीके से बेटा काफी ज्यादा कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, मैं भी 3D भी दिखाऊंगी तुम्हें, कुछ हाईली कॉइल्ड ऐसे ट्यूब जैसे, इसीलिए इसे बोलते हैं टिब्यूल्स, कुछ ऐसे हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स बेटा जिन्हें बोला जाता है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। सो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3, 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल्स प्रेजेंट होता है। 1 to 3 हाईली सेमिनिफेरस टिब्यूल प्रेजेंट होता है। मेरी बात समझे? एक टेस्टिस को जब मैंने देखा अंदर से तो मैम उसमें 250 खाने थे, 250 कंपार्टमेंट्स। मतलब कि अगर मैं रफली ऐसे मैं बोलूं कि मैं एक घर में गई, उस घर के अंदर मैम 5 रूम्स थे, है ना, तो 5 रूम्स वो ऐसे समझो कि एक घर के अंदर मैं गई, उस घर के अंदर 250 रूम्स थे। तो 250 रूम्स मतलब मैंने टेस्टिस के अंदर देखा तो 250 कंपार्टमेंट्स है। फिर मैं एक रूम के अंदर जब जाके देख रही हूं, एक कंपार्टमेंट के अंदर जाके देख रही हूं, तो ऐसे ट्यूब कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, बड़े कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें सेमिनिफेरस टिब्यूल्स बोलते हैं। तो ये कितने होते हैं एक लोब्यूल के अंदर? 1 से लेकर 3। वेरी गुड, धीरे धीरे समझते जाओ। ओम बेटा धन्यवाद बेटा। ठीक है, तो अगर मैम, अब बेटा मैं पहले बना लेती हूं ना, इसे पहले मैं बना तो लूं, ये येलो कलर से, ये
बनाओ। अब देखो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बन गया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बन गया। और बेटा मैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को भी जूम करके तुम्हें दिखाऊंगी, क्योंकि तुम्हें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनाना है डिटेल में। ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको सबसे पहले लेबल करती हूं कि मैम ने कहा कि ये वाले स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं मैम, तो मैम ने कहा ये वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब मैं जब बेटा फ्लो चार्ट बनाऊंगी तभी वहां पे लिखूंगी वो 1 2 3 होते हैं ये, वो मैं वहां पे लिखूंगी। अभी मैं सिर्फ लेबल कर रही हूं, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। बेटा जब तुम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को डिटेल में बनाओगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को जूम करके बनाओगे, इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर का क्रॉस सेक्शन देखोगे, इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर के अंदर झांक के देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा भाई यही वो स्ट्रक्चर है जहां स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, जिसके कारण हम बोलते हैं कि यार टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है। टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होने का मतलब है इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होना। इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्यों होती है इसके अंदर? भाई जिसके पास स्पर्म को बनाने वाले स्ट्रक्चर्स होंगे उसी के पास स्पर्मेटोजेनेसिस होगी ना। जब तुम इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को अंदर खोल के देखोगे तो तुम्हें दिखेंगे यहां मेल जर्म सेल्स, अभी बनाऊंगी, पर इन्हीं के अंदर स्पर्म्स बनते हैं। अब मैम स्पर्म चलो बन जाएंगे, आप कह रहे हो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बन जाएंगे, अब इसको कैरी करने के लिए डक्ट चाहिए होगी, तो यहां से बेटा शुरू होगा डक्ट सिस्टम, यहां से शुरू होगा डक्ट सिस्टम। मैम ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में तो मैम स्पर्म्स बन गई, अब यहां से स्पर्म्स को कैरी करने के लिए कौन कौन से डक्ट हैं जो टेस्टिस के अंदर है, और फिर वहां से स्पर्म्स को बाहर तक लेके जा रहे हैं वास्ट डिफरेंस तक। अब समझना मेरी बात, अब मेरी बात समझना, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म्स बनते हैं और फिर बेटा वो एक पार्ट में ओपन हो जाते हैं। अभी मैं तुम्हें 3D दिखाऊंगी, जब तक 3D नहीं दिखा रही हूं बेटा, मेरे हाथों की 3D बेटा जो यहाँ पे मैं हाथों से बना रही हूं इतना सुंदर, यहां पे देखो, यहां पे बेटा कुछ होते हैं डक्ट्स, ये सेक्शन बनाए हैं ये इसीलिए इस तरीके से दिख रहा है, ये डक्ट्स होते हैं बेटा, क्योंकि हम इंटरनल सेक्शन बना रहे हैं तो इसमें इस तरीके से तुम्हें दिख रहा है। अभी मैं तुम्हें 3D दिखाऊंगी तो और बेटर क्लैरिटी मिलेगी। ये वाला जो पार्ट मैंने पिंक कलर से बनाया है ना बेटा, ये एक्चुअल में कहलाता है रेटे टेस्टिस। स्पर्म्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनते हैं और बनने के बाद बेटा कैरी फॉरवर्ड होके इस पर्टिकुलर वाले पोर्शन में आते हैं, जिस पोर्शन को कहा जाता है रेटे टेस्टिस, जिस पोर्शन को बोला जाता है रेटे टेस्टिस। क्या बोला जाता है? रेटे टेस्टिस। क्या समझ में आई बात बेटा? क्या समझ में आई बात बेटा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बेटा स्पर्म्स बन गए, फिर यहां से कैरी होके ये जो पिंक कलर वाले पार्ट में आए, ये पिंक कलर वाले पार्ट को बोला हमने रेटे टेस्टिस। ये पहला पार्ट है आपके डक्ट सिस्टम का जो एनसीईआरटी में गिवन है, जो एनसीईआरटी में गिवन है। अब मैम रेटे टेस्टिस से स्पर्म आगे कहां कैरी होगा? तो बेटा जो पार्ट इसके आगे है वहां पे स्पर्म कैरी होके जाएगा। तो मैम इसके आगे कौन सा पार्ट है? इसके आगे जो पार्ट होता है बेटा वो पार्ट कहलाता है, मैं अलग अलग कलर से इसीलिए बना रही हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, वो पार्ट होता है मैम इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है वासा एफरेंशिया, जिन्हें बोला जाता है वासा एफरेंशिया। अब मैं उतने तो नहीं बना सकती जितने एक्चुअल में होते हैं, ये होते हैं 10 से 12 स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स होते हैं, 10 से 12 स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स होते हैं। ट्यूब्यूल्स का मतलब है ट्यूब, जो आगे स्पर्म्स को रेटे टेस्टिस से कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाएंगे। एक्चुअल में बेटा यही जो तुम्हें दिख रहा है ना, जिसे मैं बोल रही हूं वासा एफरेंशिया, ये स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स होते हैं। पहले तो इसकी लेबलिंग करते हैं, दिस इज वासा एफरेंशिया। ये टोटल कितने होते हैं? टोटल होता है 10 से 12। दिस इज वासा एफरेंशिया। टोटल कितने हो गए बेटा? 10 से 12।
10 to 12 वासा एफरेंशिया टोटल मिला के होंगे बेटा, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही कि हैप्पी सिंह का आंसर है मैम 10 से 12। आफरीन, ये फ्रॉग में भी होते हैं, बिल्कुल सही। फ्रॉग में भी हमने पढ़ा था, सही बोल रहा है। और बेटा अब जो सारे बच्चे नाम ले रहे थे ना, मैम एपिडिडाइमिस नहीं बताया, एपिडिडाइमिस नहीं बताया, अभी बताऊंगी। आगे बेटा स्पर्म कैरी फॉरवर्ड होके कहां जाते हैं, तो बेटा इस तरीके से एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो तुम्हें एक्चुअल में दिख रहा था ना, जो तुम्हें एक्चुअल में दिख रहा था, पूछ रहे थे तुम मैम एपिडाइमिस कहां है, थोड़ा दूर बन गया, 1 सेकंड देना। हाँ अब बनेगा ना। और एक्चुअल में इतना ही कॉइल्ड होता है, जो मैं बना रही हूं एक्चुअल में इतना ही कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, एपिडिडाइमिस बोलते हैं। ये टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पर लोकेटेड होता है, आपको बाहर से भी नजर आएगा, मैं आपको एनसीईआरटी में भी दिखाऊंगी। अभी मैं आपको एनसीईआरटी में भी दिखाऊंगी। दिस इज epididymis. This is epididymis. This is epididymis. जिन्होंने भी बेटा इसको बहुत डिटेल में पढ़ा होगा वो भी आंसर देंगे, इसके अलग अलग पार्ट्स के नाम बताएंगे। बट इसके अलग अलग पार्ट्स के नाम आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है बेटा। कैप्यूट, कॉडा, बॉडी, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। और एपिडिडाइमिस से आगे स्पर्म्स जाते हैं बेटा जिस डक्ट पे जो आपने बनाया हुआ है, जो एक्चुअल में आप ज्यादातर इसी डक्ट के बारे में तो लिखते हो। दिस डक्ट इज वास डिफरेंस। बस, तो क्या समस्या थी मुझे बताओ, इसमें क्या समस्या थी, इसमें ऐसा डिफिकल्ट बहुत ज्यादा क्या था बेटा। बस एनसीईआरटी में क्या होता है ना, एनसीईआरटी में यही चीज 4 लाइनों में दी होती है, एनसीईआरटी में 4 लाइनों में समझाई होती है, उसी चीज को आप बेटा डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। बंदा डायग्राम से कोई चीज देखता है ना बेटा, खास करके बायो में, तो उसकी जो पावर है ना डायग्राम की, उस डायग्राम की पावर को आप सिर्फ स्टेटमेंट से कंपेयर ही नहीं कर सकते। डायग्राम की जो पावर होती है ह्यूमन ब्रेन के साथ में खेलने की, वो अलग होती है बेटा। कलरफुल चीजों से जो चीज आपको समझ में आती है, अभी आप कोई मूवी देखते हो, मूवी में इतने वीडियोस हैं, कलर्स हैं, तो ब्रेन उसको बड़ी अच्छी तरीके से कैप्चर करता है। यही फर्क है, यही बस एक एडवांटेज है। दैट्स व्हाई यू नीड बेटा। समाप्ति मैम। चलिए यस एवरीबॉडी, पहले मुझे बताइए कि यहां तक कोई दुखदार समस्या, आप पहले इसे बनाइए, मैं एक और बार इसे रिवाइज कराऊंगी, फिर इसका मैं फ्लो चार्ट आपको अभी बना के बताऊंगी, ठीक है। फिर तो हमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को डिटेल में देखना ही देखना है ना। हाँ, सबका स्पेसिफिक हमें सबके बारे में लिखना है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में लिखना है, बाकी सारे डक्ट्स को अलग से कंबाइन करके लिखना है ना। चलो आप पहले बना लो इसे। डन, जल्दी जल्दी करिए। डन। चलिए वापस से इस डायग्राम को एक बार रिवाइज करते हैं। हर एक टेस्टिस की कवरिंग होती है एक कनेक्टिव टिश्यू, दैट कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग इज कॉल्ड एज बेटा ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया कनेक्टिव टिश्यू है जो टेस्टिस को कवर कर रही होती है। एंड बेटा एसी चलवा दे। ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज अ कनेक्टिव टिश्यू दैट कवर्स द टेस्टिस। एंड बेटा ट्यूनिका एल्बुजिनिया, अच्छा एक बच्चा बेटा एक्चुअली ना डीपीपी आप लोगों के लिए इसलिए नहीं आई है आज, कई बच्चे अभी डीपीपी पूछ रहे हैं ना बेटा, अभी लेक्चर स्टार्ट हुए हैं, तो आई वांटेड टू गिव गुड सेट ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, और
अभी जो टॉपिक कंप्लीट होता है ना, फिर आधे अधूरे क्वेश्चंस आते है ना, कुछ रिलेटेड होते आगे से, कुछ नहीं होते, इसीलिए आज नहीं दिए। कंबाइंड डीपीपी जाती तो आपको टॉपिक्स को रिलेट करके आंसर करने में आसानी होती है ना, फिर ऐसे ही क्वेश्चंस दे दूं तो उससे कोई फायदा नहीं है, इसलिए आज नहीं गए बेटा, इतना तो भरोसा रखो, है ना। चलो, तो मैंने क्या बोला बेटा, मैंने कहा इंटरनली टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू बेटा 250 कंपार्टमेंट्स विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिका अल्बुजिनिया। दोस कंपार्टमेंट्स मेरे साथ याद करो, रिवाइज करो, बोलते जाओ। 250 कंपार्टमेंट्स आर कॉल्ड एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। जब मैम इन एक एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को हम ध्यान से जूम करके देखें तो टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर होते हैं मैम वो वाले स्ट्रक्चर्स जिनमें स्पर्म्स बन सकती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहलाते हैं मैम। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को अब हम जूम करके आगे बनाएंगे, बट मैम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जब स्पर्म्स बनते हैं तो स्पर्म्स मैम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कैरी फॉरवर्ड होके आगे जाते हैं टिब्यूलर पार्ट, जो कहलाता है मेल एसेसरी डक्ट का पहला पार्ट। मेल एसेसरी डक्ट का पहला पार्ट जिसे बोला जाता है बेटा रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस में स्पर्म्स गया, रेटे टेस्टिस से स्पर्म्स जाते हैं बेटा 10 से 12 स्ट्रेट, ब्लू कलर वाला जो पार्ट दिख रहे हो वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया से स्पर्म्स कैरी फॉरवर्ड होके जाता है हाईली कॉइल्ड, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके बारे में एनसीईआरटी कहती है इट इज लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। आपको ऐसे बेटा टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पर ऐसे हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर एक दिखेगा जिसे बोलते हैं एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस से बेटा स्पर्म्स आगे कैरी फॉरवर्ड होके जाते हैं वास डिफरेंस। अब बेटा क्या आप मुझे आगे यहां से उसकी स्पर्म का सफर बता सकते हो? स्पर्म का सफर आगे कहां होगा बता सकते हो? वास डिफरेंस से स्पर्म कैरी होके जाएगा, वास डिफरेंस लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर, इट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल, एजैक्युलेटरी डक्ट, एजैक्युलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से आउटसाइड, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। आदित्य नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, दैट्स ऑल। अब मैं इसका एक आपको पहले तो एक इसकी फ्लो चार्ट लिखवाती हूं और फिर मैं आपको इसका 3D दिखाती हूं, ठीक है। एक काम करो, इसी तरीके से लिखो, पहले पॉइंट्स में लिखो, ऐसे लिखो, मेल एसेसरी डक्ट्स, हेडिंग डाल लो पहले तो, क्योंकि इसी में मेल एसेसरी डक्ट्स बेटा डिफाइन हो जाएंगे ना। यस, अभी देखो बेटा हम फ्लो चार्ट लिखेंगे तो मेरा एक फ्लो चार्ट ऐसे बनेगा और एक फ्लो चार्ट इसके पैरेलल बनेगा, क्योंकि आपकी तो कॉपी लंबी लंबी है तो आप सीधा सीधा फ्लो चार्ट बना सकते हो। मेरा फ्लो चार्ट इतने में कंप्लीट नहीं होगा तो मैं राइट साइड में भी बनाऊंगी, ठीक है। तो मैं लिख रही हूं ट्यूनिका एल्बुजिनिया divides the testis internally into 250 compartments, 250 compartments। इसे क्या बोला जाता है? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स, ठीक है। आगे फ्लो चार्ट, each टेस्टिक्यूलर लोब्यूल, ईच, देखो आज पहले दिन है, मतलब शुरुआत है, मैं आगे आपको बताती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। ये फ्लो चार्ट एक्चुअल में आपको खुद बनाना चाहिए था। जितनी भी चीजें हमने बोली बेटा वही चीज अगर आप खुद से लिखोगे सब्जेक्टिव की भी तैयारी होगी, ठीक है, सब्जेक्टिव की भी तैयारी होगी। समझ में आ रहा है? यस, ईच टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स इज, बच्चा खुद से अगर लिख के देखेगा तो वही चीज तो है बेटा जो डायग्राम में बनाया, सेम चीज समझाया।
तो तुम्हारी खुद की बड़ी प्रैक्टिस होती है इस टेस्टिकुलर लोब्यूलिस। पर अभी शुरुआत है, थोड़ी बहुत मेरी सपोर्ट भी आपको चाहिए, उसके बाद बेटा विद टाइम आप भी थोड़े इवॉल्व हो जाएंगे। इज फर्दर हैविंग वन टू थ्री highly coiled, highly coiled seminiferous tubule, highly coiled seminiferous tubule। इसमें स्पर्म्स बनते हैं, उसको मैं अलग से भी बताऊंगी बेटा, इसका डिटेल स्ट्रक्चर जब भी पढ़ाऊंगी तो, ठीक है। इसीलिए यहां पे नहीं लिख रही, इसको डिटेल में भी पढ़ाऊंगी, ठीक है। लेकिन एक लाइन तो मुझे मेंशन करनी ही पड़ेगी। स्पर्म्स आर फॉर्म्ड, स्पर्म्स आर फॉर्म्ड विद इन seminiferous tubule within seminiferous tubule and further carried to, अब बेटा आएगा एसेसरी डक्ट का पहला पार्ट, फर्दर कैरीड टू, यहीं से करो, पहला एसेसरी डक्ट का पार्ट आएगा रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस से आगे जाके वासा एफ्रेंशिया, वासा एफ्रेंशिया से आगे जाके एपिडिडाइमिस। इसके बारे में एक और बात लिखेंगे, located along, very important point beta mentioned in NCERT, located along the posterior surface of, located along the posterior surface of each testis। लिख रहे हो या काम चोरी कर रहे हो? जैसे बोर्ड में बहुत सारा लिखना होता है ना, तो बच्चे अपने चिटिया रहे होते हैं बेटा, उन बच्चों में से नहीं बनना है। अभी पीछे मुड़ के देखूंगी ना चैट बॉक्स को, आधे बच्चे आपस में बातें कर रहे होंगे। बेटा आंसर दे रहे हो कि नहीं? कई बच्चे तो आंसर भी दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, गुड, शाबाश, ठीक है। यहां से फर्दर बेटा एपिडिडर्मिस से आगे वास डिफरेंस, पहले तो एरोज लगाओ, दूसरी बात जो इनकम्प्लीट कुछ इंफॉर्मेशन है वो लिखो। जैसे ये होते हैं 10 से 12, जैसे कि इसके बारे में लिखो, इट लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर, इट लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर and receives a duct from seminal vesicle, receive a duct from seminal vesicle to form common ejaculatory duct, to form common ejaculatory duct that opens into urethra, that opens into urethra। अब आप में से कई बच्चे पूछेंगे मैम यूरेथ्रा,
मैम एसेसरी डक्ट का फंक्शन एग्जैक्टली क्या होता है? वैसे एक फंक्शन तो इनके नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, कोई बता पाएगा बेटा एसेसरी डक्ट का फंक्शन क्या होता है? कोई बता पाएगा एसेसरी डक्ट का फंक्शन क्या होता है? कोई बता पाएगा? यस यस, जल्दी बताओ। ये सारे पार्ट्स हो गए मेल एसेसरी डक्ट्स के। व्हाट इज द फंक्शन? वैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक तो टू कैरी द स्पर्म, हेल्प इन कैरिंग ऑफ द स्पर्म, बिल्कुल सही बात, हेल्प इन कैरिंग ऑफ द स्पर्म, बिल्कुल सही सही, एब्सोल्युटली सही बात, क्योंकि डक्ट है भैया तो स्पर्म को तो कैरी करके लेके जाएगी ही। एनसीईआरटी कहती है, बेटा आप इसको नोट भी करो, एनसीईआरटी कहती है कि भाई ये कैरी भी करती है, ट्रांसफर मतलब कैरी, ट्रांसफर, स्टोरेज ऑफ द स्पर्म। एनसीईआरटी ये भी कहती है कि ये स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म दोनों में हेल्प करती है। इंडिविजुअली एनसीईआरटी ने बेटा रेटे टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस इंडिविजुअली किसी के बारे में भी नहीं कहा, बट एनसीईआरटी ने कहा कि ये कैरी भी कर सकती है, स्टोर भी कर सकती है, ठीक है, मैच्योरेशन भी कर सकती है। अब एनसीईआरटी ने मैच्योरेशन वर्ड यूज नहीं किया है, बट आप कह सकते हो कि कैरी, ट्रांसपोर्ट एंड मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म, ठीक है। यस, डन 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 डन। एनसीईआरटी ने कैरी एंड ट्रांसफर वर्ड यूज किया है मोस्ट प्रोबेबली। अभी हम एनसीईआरटी रीड करेंगे। पहले आप बेटा बता दो, यहां तक आप लोगों ने डन 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 कर लिया है। अब जैसे कि मैं हमेशा कहती हूं ना बेटा कि जैसे हमने पिछला डायग्राम बनाया, आगे आने वाले कभी टाइम में ना बेटा हम ऐसे करेंगे कि जब भी हम डायग्राम पढ़ते हैं तो कुछ फ्लो चार्ट्स आपको खुद को भी बनाना है, खुद को बनाना है, ताकि बेटा आपको उस टॉपिक की और बहुत ज्यादा होल्ड हो। पहले मुझे बता दो यहां तक हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी बताओ। डन, थैंक यू बेटा, थैंक यू। एक क्वेश्चन पूछूं डायग्राम से, डायग्राम से एक क्वेश्चन पूछो, आप मुझे बताना, ऐसा एक डक्ट का नाम बताओ जिसका काम है स्पर्म को टेस्टिस के अंदर से बाहर लेके जाने का। एक ऐसे डक्ट का नाम बताओ जो स्पर्म्स को टेस्टिस के अंदर से बाहर लेके जाता है, स्पर्म को टेस्टिस के अंदर से बाहर लेके जाता है, उस डक्ट का नाम बताओ। बस, कितना सुंदर देखो हमने फ्लो चार्ट बनाया ना, कितना सुंदर दिख रहा है, कॉन्सेप्ट भी सुंदर, बोर्ड भी सुंदर। जल्दी, अरे अब जो बच्चे इसमें वास डिफरेंस आंसर दे रहे हैं वो गलत है। मैंने ये थोड़ी बोला कि टेस्टिस से स्पर्म को यूरेथ्रा तक कौन लेके जा रहा है, मैंने बोला टेस्टिस के अंदर से बाहर तक कौन लेके जा रहा है। टेस्टिस के अंदर से बाहर कौन लेके जा रहा है स्पर्म को? आंसर है वासा एफरेंशिया। भाई वासा एफरेंशिया टेस्टिस, स्पर्म को टेस्टिस के अंदर से बाहर को लेके आ रहा है एपिडिडाइमिस की तरफ। वास डिफरेंस जिन्होंने भी आंसर दिया है वो गलत है, वासा एफरेंशिया। क्वेश्चन ध्यान से सुनो सपोलो, आसान सा सवाल आता है पेपर में भी, पर सुनते ही नहीं हो ध्यान से। सबको अगर समझ में आया तो एक थम्स अप दे दो, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये छोटी छोटी बातें पूछ रही हूं। ये जो बेटा वासा एफरेंशिया है, ये वासा एफरेंशिया अंदर से यानी कि रेटे टेस्टिस से बाहर यानी कि एपिडिडाइमिस की तरफ स्पर्म्स को लेके जा रही है, अंदर से बाहर। यहां से बाहर जो स्पर्म निकला वो इसी की मदद से निकला, ठीक है, अंदर से बाहर, इन दोनों के बीच का ही तो एक कनेक्शन है। चलो अब पहले एक 3D देखते हैं, फिर एनसीईआरटी की थोड़ी रीडिंग करते हैं। एक सेकंड, फिर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की सेक्शन को पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। चलो चलो, ये तुम्हें बेटा डायग्राम दिख रहा है, इसे ना एक तो प्रॉब्लम ये है कि ना इसे मैं जूम नहीं कर पाती। अब पहले तुम इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखोगे तो ये आपको जो पार्ट दिख रहा है बेटा, ये अंदर से टेस्टिस का, ये अंदर से आपको टेस्टिस का जो पार्ट दिख रहा है बेटा, ये आपको टेस्टिस के कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं। पता नहीं तुम्हें कितना क्लियर दिख रहा है, बट ये देखो, ये टेस्टिस को घुमा दिया, ये टेस्टिस को अगर घुमा के मैं साइड से देखूं तो ये कैसा दिख रहा है, ये वासा एफरेंशिया दिख रहे हैं, और ये दिख रहा है बेटा पूरा एपिडिडाइमिस का पार्ट, और ये दिख रहा है बेटा वास डिफरेंस, ठीक है। एनीवे, अब मैं अगर बेटा इसको ध्यान से देखूं, ये टेस्टिस के अंदर के कंपार्टमेंट्स है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, 250 कंपार्टमेंट,
और ये जो क्रीम कलर का कॉइल स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है ना बेटा, ये क्रीम कलर का कॉइल स्ट्रक्चर, ये कॉइल स्ट्रक्चर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। एक्चुअली बेटा एक और 3D इमेज थी, वो 3D इमेज कहाँ चली गई? ठीक है, ये जूम नहीं कर पा रही हूँ, प्रॉब्लम ये है, थोड़ी सी ब्लर है ये इमेज। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना बेटा, मैं इसका एक और डायग्राम अगले दिन ले आऊंगी, बट आई एम श्योर तुम्हें थोड़ा सा तो नजर आ रहा होगा। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, जाली जैसा, वेब जैसा जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट है बेटा रेटेटेस्टिस। ये वाला पार्ट है रेटेटेस्टिस। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म जाता है इस रेटेटेस्टिस में, और रेटेटेस्टिस से ये वाला पार्ट तुम्हें नजर आ रहा है, ये है वासा एफरेंशिया। ये है वासा एफरेंशिया, 10 से 12 स्ट्रेट ट्यूब्यूल। वासा एफरेंशिया स्पर्म को कहां भेजती है बेटा? ये एपिडिडाइमिस जो मैं बोल रही हूँ ना, टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पर लोकेटेड है, और ये एपिडिडाइमिस से होते हुए बेटा जाता है वास डिफरेंस। सीधा जो पार्ट है, कॉइल्ड वाला पार्ट हमेशा याद रखो एपिडिडाइमिस, और स्ट्रेट वाला, यार फुल स्क्रीन इससे होता नहीं है, इससे होता नहीं है, जो बच्चा कह रहे हैं ना फुल स्क्रीन कर लो, होता नहीं है एक्चुअली। ठीक है, यस, डन। वैसे तो हमने भी बहुत अच्छी तरीके से किया ही है। ये देखो पीछे से नजर आ रहा है बेटा, ये एपिडिडाइमिस, ये वासा एफरेंशिया, ये अगेन एपिडिडाइमिस, और ये वास डिफरेंस। ये ब्लड वेसल्स दिखाई हुई है बेटा ब्लू कलर से। ये तो अभी मैं ग्लैंड्स पढ़ाऊंगी तो उसके लिए मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, डन। एक बारी इस वाले डायग्राम में भी आए बेटा एनसीईआरटी के, एक बारी एनसीईआरटी का ये डायग्राम बेटा सभी खोलो। अगर आप बेटा ये लेफ्ट साइड वाला डायग्राम थोड़ा सा फोकस करोगे ना, वो ब्लू वाली ब्लड वेसल्स है बेटा, ब्लड वेसल्स है। अगर आप बेटा ये वाला डायग्राम थोड़ा फोकस करोगे ना एनसीईआरटी का, तो यहां पे भी इन्होंने ना टेस्टिकुलर लोब्यूल दिखाने की कोशिश करी है, बट बिल्कुल भी अच्छी तरीके से दिखा नहीं पाए, और इसमें तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा, है ना। तो दिखाने की कोशिश इन्होंने पूरी की है, बट दिख नहीं पा रहा है। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल दिखाने की कोशिश की है, ये और ये दिखाने की कोशिश की है रेटेटेस्टिस, देखो लेबल भी किया है, और ये दिखाने की कोशिश की है वासा एफरेंशिया, दिख रहा है वासा एफरेंशिया, और ये क्या दिखाने की कोशिश की है? एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस काफी ऊपर तक है, और फिर है बेटा ये वास डिफरेंस। ठीक है, यस एवरीबॉडी, है ना, है ना। और ये वाला डायग्राम तो बेटा वही डायग्राम है जो हमने पिछले दिन पढ़ा, टेस्टिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, इजैक्यूलेटरी डक्ट, ये यूरिनरी ब्लैडर, उसके नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा गई पीनस, पीनस से ये ग्लैंड्स पीनस, और बेटा ये हो गए बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये उसी दिन डायग्राम हमने किया हुआ है। यस, यस। एक बच्चा कह रहा है मैम यहाँ 3D का ऑप्शन है। बेटा ये 3D में ना बहुत ज्यादा मॉडल्स है नहीं। एनीवे, हमने पिछले दिन बेटा यहां तक की एनसीईआरटी की रीडिंग करी थी। अभी मैं लाइट बंद करके बता रही हूं, ठीक है बेटा। अगर तुम देखोगे, हमने ये कहा था कि टेम्परेचर कम चाहिए होता है, ये हम पढ़ चुके थे। इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप, ये भी हम पढ़ चुके थे कि 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर विड्थ होता है, हम पढ़ चुके हैं ये। आज हमने पढ़ा बेटा टेस्टिस इज कवर्ड विद अ डेंस कवरिंग, और आप चाहो तो एनसीईआरटी में यहीं पे लिख लो, ये जो डेंस कवरिंग है दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग। आप चाहो तो एनसीईआरटी में यहीं पे लिख लो बेटा दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग। ठीक है, ईच टेस्टिस हैज, अब एनसीईआरटी की एक एक लाइन बेटा हमने पढ़ी है, एक बारी ध्यान दो। हाँ लाइट ऑन कर रही हूं, रुको, बड़े तुम्हें बेटा दिख नहीं रहा है, कर लो लाइट ऑन, जाओ। तुम तो बेटा मतलब तुम्हें क्या है यार, कभी खुश हो सकते हो तुम जीवन में, हो सकते हो कभी खुश? पहले मेरे को ये बताओ। अभी जब लाइट ऑन करूंगी ना, मैम बहुत चमक रहा है, मैम बहुत चमक रहा है, हाँ मैम दिख नहीं रहा है, वाइट दिख नहीं रहा है। लाइट ऑफ करो तो लाइट ऑन करो तो ऑफ करो। ये वही लोग हैं जीवन में, वो रिश्तेदार होते हैं ना, कभी खुश नहीं हो सकते, वही हैं। अच्छा चलो, ईच टेस्टिस हैज डाइजो कंपार्टमेंट्स कॉल्ड एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, हाँ आगे देखो,
Each lobule contain 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule in which sperms are produced. यही बात की थी हमने. अभी हमने क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का मैम आपको देखना है. अच्छा जी, ये देखो, इनको देखो. अच्छा मतलब मेरी शक्ल तुम्हें दिखेगी बोलते हुए तो तुम्हें ज्यादा याद होगा क्या? ईस्ट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये वाला भी हमने पढ़ा नहीं है बेटा, तो यहां तक अभी इसको छोड़ दो, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन, तो ये हम अच्छी तरीके से अभी डिटेल में करेंगे. ठीक है, अभी यहां देखो, मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट इंक्लूड रेटे टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस. ठीक है, यस. द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वासा एफरेंशिया थ्रू रेटे टेस्टिस. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है बेटा वो ओपन होता है वासा एफरेंशिया में, बट वाया रेटे टेस्टिस. रेटे टेस्टिस के थ्रू वो ओपन होता है. एक एक लाइन बेटा ध्यान से देखो, कि हमने वो नोट्स में कवर की है या नहीं, और ये इसीलिए जरूरी है ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस आए बेटा, है ना. द वासा एफरेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस. मैंने यही सवाल तुमसे पूछा था एनसीईआरटी की, यही लाइन से मैंने तुम्हें सवाल दिया था कि भाई वासा वो पार्ट बताओ जो अंदर से टेस्टिस के स्पर्म को बाहर की तरफ टेस्टिस से लेके जाता है, मतलब टेस्टिस के अंदर से स्पर्म को बाहर लेके जा रहा है. तो रेटे टेस्टिस तो टेस्टिस के अंदर है, पर वासा एफरेंशिया इंटरमीडिएट है. वासा एफरेंशिया क्या करती है, बीच में है. वो रेटे टेस्टिस से स्पर्म को एपिडिडाइमिस की तरफ लेके जा रही है, एपिडिडाइमिस बाहर है. ठीक है, आगे देखो, ओपन इनटू एपिडिडाइमिस, वासा एफरेंशिया एपिडिडाइमिस में ओपन हुई एंड इट इज लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस. एक वर्ड बेटा घुमा देंगे और कंफ्यूज हो जाओगे आप. असर्शन रीजन जो क्वेश्चन होता है, असर्शन रीजन जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ऐसे घुमा देते हैं बेटा क्वेश्चन. बोलेंगे पोस्टीरियर सरफेस पर है या एंटीरियर सरफेस पर है, पोस्टीरियर सरफेस पर है या एंटीरियर सरफेस पर है. आरती बेटा पढ़ाई कर ले, वरना तेरे से नीट में क्वेश्चन नहीं होंगे. क्वेश्चन करा दो जबरदस्ती. तुम बेटा टीचर को ही सिखाने लगते हो. पढ़ ले भाई, क्वेश्चन कराने का टाइम आएगा तो क्वेश्चन कराएंगे, पढ़ना नहीं है, बातें मारनी है बस. The epididymis leads to vas deferens that ascends to the abdomen and loop over urinary bladder. बोला कि vas deferens ascend करता है, मतलब आगे की तरफ जाता है एब्डोमेन में और वो लूप करता है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर. हमने ये वाली बात लिखी है. फिर हमने ये वाली बात भी लिखी है बेटा कि इट रिसीव्स द डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज इजैकुलेटरी डक्ट. एग्जैक्टली यही वाली बात लिखी है बेटा. These डक्ट, अब ये पॉइंट हमें लिखना है जो मैंने आपको बोला कि एनसीईआरटी कहती है डक्ट का काम क्या है. इनका काम होता है ट्रांसपोर्ट करना स्पर्म को और स्टोर करना बेटा. ठीक है, these डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा. बिल्कुल सही बात. यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर. हमने डायग्राम में भी देखा था यूरेथ्रा मैम यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट करती है, अराइज करती है एंड एक्सटेंड्स थ्रू पीनस, पीनस के थ्रू जाती है, ओपनिंग थ्रू यूरेथ्रल मीटर्स. एक लाइन बेटा हमने एनसीईआरटी के पढ़ी है, एक वर्ड हमने एनसीईआरटी का पढ़ा है. नहीं गुस्सा नहीं कर रही हूं, वापस आओ बेटा, जल्दी से बताओ. डन 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 डन, दिल बनाओ भाई कंजूसों. बेटा यहाँ पे एसेसरी डक्ट का एक पॉइंट और लिख लेते हैं नोट डाल के. देखो वर्ड बाय वर्ड, कुछ लाइन छूट ही नहीं सकती बेटा. फिर आप कहो मतलब सिलेक्शन कैसे नहीं होगा बेटा. फिर तो सिलेक्शन सिर्फ इसीलिए नहीं होगा, अगर किसी का नहीं होता है वो सिर्फ इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो बच्चा क्लास में नहीं पढ़ रहा होता. एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आता है. एनसीईआरटी के एक एक बात हमने नोट्स में लिखी, उसको रिवाइज किया, उसको डायग्राम में देखा, उसे 3D में देखा, उसे एनसीईआरटी से रीड किया. फिर अगर सिलेक्शन बेटा आपका नहीं होता है, किसी और पे आप ब्लेम नहीं डाल सकते बेटा. आप सिर्फ इसी चीज पे ब्लेम डाल सकते हो कि मैंने क्लास में पढ़ाई नहीं की, मैंने चीजों को रिवाइज नहीं किया बेटा. वी विल मेक श्योर कि बेस्ट से बेस्ट आपको तरीके से समझा दिया जाए, बट बेटा मेहनत आपको डबल करनी है और वो अंत तक करते रहना बेटा, लगे रहना. किसी की स्पैमिंग से, किसी के डिमोटिवेशन से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है बेटा. वो लक्ष्य आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. ठीक है, एक नोट डाल के लिखेंगे मेल एसेसरी डक्ट्स, मेल एसेसरी डक्ट्स stores and transport sperms
from testis to the outside via urethra. वाया यूरेथ्रा। डन डन कर लो बेटा। अब हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन देखेंगे, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, पानी पानी पानी, चलो जब टेस्टिस 2 होता है तो बेटा एपिडिडाइमिस 1 कैसे होगा बेटा? जितने टेस्टिस, तो जितने स्ट्रक्चर्स हमने एक टेस्टिस के अंदर बनाए वैसे दूसरे टेस्टिस के अंदर भी तो स्ट्रक्चर दिखेगा ना बेटा। कैसी बातें कर रहे हो? डन डनाडन डन बेटा, डन डनाडन डन। तो आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब हमें बेटा क्या दिखना है? अभी हमें देखना है बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डिटेल सेक्शन, ठीक है। यस, चलो हेडिंग डालेंगे यहां के बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। स्टार मार्क करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरेथ्रल मीटर्स अगर आपको लिखना है आप लिख सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर यहां पे ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, इस तरीके से ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक और लाइन ऐड कर लो। यूरेथ्रा पासेस थ्रू पीनस, passes through penis and originates from urinary bladder। ये हमने एक्सक्रीशन में भी देखा हुआ है, ओरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। कोई बात नहीं, एक लाइन और ऐड कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड इट्स ओपनिंग इज कॉल्ड यूरेथ्रल मीटर्स। K by A का मतलब है बेटा नोन एज यूरेथ्रल मीटर्स। ठीक है जी, डन डन डन। टेस्टिस में माइटोसिस नहीं होता है बेटा। टेस्टिस के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स, अभी सेल्स देखोगे उनमें आपको दिख सकता है, जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी। डिफरेंस बिटवीन सीमेन एंड स्पर्म अभी आगे आने वाली क्लास में आपको बेटा क्लियर हो जाएगा। वैलिड क्वेश्चन है। यस, डन 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 डन। चलो डन। चलिए जी, अब आप हेडिंग लिखिए बेटा और स्टार मार्क करिए इस हेडिंग को। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा ये एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो अब जैसे बेटा हमने क्या किया था, हमने एक लोब्यूल बनाया था ऐसा, हमने एक, मैं ऐसे ही बना के बताऊंगी ताकि आपको ना कंफ्यूजन ना हो। हमने, और इसी को फिर हम जूम करके राइट साइड में बनाएंगे। बेटा हमने ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल बनाया और टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर बेटा हमने इस तरीके से कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाए थे ना। मैंने कहा था 1 से 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इन्हीं का अभी हमें क्रॉस सेक्शन देखना है। अब हम क्या कर रहे हैं मैम, इन्हीं का हम जूम करके क्रॉस सेक्शन देखना चाह रहे हैं। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ही क्रॉस सेक्शन अब हम देखना चाह रहे हैं।
इसका 3D बड़ा प्यारा है बेटा, इसका एक 3D तो नहीं, एक इमेज में लेके आई हूँ, बहुत ही अच्छी सुंदर इमेज है। तो ये पहली बारी में लेके आ रही हूँ, इससे पहले के लक्ष्य बैचेस में मैंने वो इमेज नहीं दिखाई है। वैसे तो तुम्हें वैसे भी समझ में आ जाएगा, बट अभी तुम्हें बहुत इस इमेज से और क्लैरिटी मिलेगी। इसका बेटा थोड़ा जूम करके स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में बेटा ऐसा डायग्राम दिया हुआ है पिंक और ब्लैक कलर से कि उसमें समझ ही नहीं आता है बेटा, वो इतनी उस डायग्राम में बड़ी मौत आती है। ठीक है, यहां पे हम लिख रहे हैं बेटा सेक्शन थ्रू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेक्शन थ्रू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब हम देखते हैं मैम इसका सेक्शन कैसा दिख रहा है। तो बेटा ये कैसे बॉक्स में डायग्राम बनाएंगे और सारी लेबलिंग करेंगे लेफ्ट और राइट साइड। ठीक है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि दिख ये ऐसा मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि ना आधे बच्चों को अभी क्लैरिटी, अभी देखो मैं तुम्हें पूछती हूं, अभी मैं तुम्हें पता चलेगा कि कुछ डायग्राम्स की कितनी स्ट्रेंथ होती है, वो आपको कितना हेल्प करती है। क्योंकि अभी मैं जब ऐसे बनाऊंगी ना तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि मैम आपने गोले क्यों बना दिए, मैम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन ऐसे गोल गोल क्यों दिख रहा है। ये जो मैंने बेटा गोल गोल से स्ट्रक्चर बनाई है, ये एक्चुअल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये अंदर। तो तुम्हें समझ ही नहीं आता कि मैम ये कैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। मैम ये गोले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और गोलों के बाहर के स्पेस को बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। इसके बारे में थोड़ा सा हमने उस चैप्टर में पढ़ा था बेटा, केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में, केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में। तो थोड़ा सा मैं एक बार ही दिखा दूं कि ऐसा क्यों बना रहे हैं हम, और एनसीईआरटी भी दिखा देती हूँ कि एनसीईआरटी में क्या दिखा है। एनसीईआरटी में जो छवि बनाई हुई है वो ये है। एनसीईआरटी में ये जो डायग्राम बनाया हुआ है बेटा वो ये बनाया हुआ है, के बाई ए का मतलब होता है नोन एज। ठीक है, तो सेक्शनल व्यू अगर देखोगे बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, तो एनसीईआरटी में ये बनाया हुआ है। ठीक है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है अंदर लाइट पिंक वाला, और लाइट पिंक के बाहर वाला जो स्पेस है इसे इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, गोले के बाहर वाला स्पेस। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हमने ये जो ऐसे गोले बनाए हुए हैं, ये एक्चुअल में ऐसा क्यों दिख रहा है, इसका रीजन ये है बेटा, सेक्शन कैसे बनाया हमने ऐसे। इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखो बेटा, इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखो। नींद आ रही है बेटा, सो जा, मैं लोरी सुना देती हूँ। ठीक है, और फिर बेटा एकदम 10 साल के बाद बेटा उठना। चलो देखो बेटा, यहां पे अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो ये बेटा हमने ये जो लोब्यूल्स बनाए हुए हैं, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर हम इस तरीके से ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं ना, हमने ऐसे ऐसे करके फोल्ड करके बना दिया था, हमने इस तरीके से फोल्ड करके बनाया था। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये ऐसे ट्यूब्स है ना, तो ट्यूब्स का मैंने सेक्शन देखा, ट्यूब्स का मैंने सेक्शन देखा, तो जब मैं ट्यूब का सेक्शन देखूंगी तो ऐसा ही गोलाई तो नजर आएगा, हाँ या ना, ऐसे गोलाई तो नजर आएगा बेटा। तो ऐसे हमने कई सारे गोले बनाए हैं, ये हमने कई सारे गोले बनाए हैं क्योंकि ट्यूब्स का सेक्शन देख रहे हैं, और ट्यूब्स के जो बाहर वाला स्पेस होगा उस बाहर वाले स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और मैं गारंटी के साथ बता रही हूं, बिना इस डायग्राम के आधे से ज्यादा बच्चों को ये समझ ही नहीं आता है कि गोला क्यों बनाया है। सच्चाई बताओ, सच्चाई बताओ, है ना, हाँ या ना बेटा। ये देखो आधे लोगों को इसमें पिज्जा नजर आ रहा है, अरे भूखे लोग, कम से कम बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को तो पिज्जा से कंपेयर मत करो, लिहाज करो, थोड़ा सा लिहाज करो, इसको छोड़ दो भाई, इसको तो कम से कम बेटा पिज्जा ना बोलो, नलायको। चलो बेटा एक सच बात बताओ, यस अब तुम्हें क्लैरिटी मिल रही है कि गोले गोले क्यों बनाए, क्योंकि ट्यूब्स है, ट्यूब्स को कट किया तो मुझे स्ट्रक्चर दिख रहा है ऐसा। अंडरस्टैंडिंग हो गई, मस्त है ना, देखा। चलो अब ये हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनाया है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ये गोले गोले हैं बेटा, और ये जितना भी बाहर का स्पेस तुम्हें दिख रहा है ना बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का स्पेस, इसे बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। इस बाहर के स्पेस को बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। दिस इज द स्पेस बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, बाहर का स्पेस। पहले यहां तक कोई दुखदर समस्या तो नहीं है, कोई दुखदर समस्या तो नहीं है। एनसीईआरटी कहती है मैम
ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाई 2 टाइप ऑफ सेल। लाइन का क्या मतलब होता है? लाइनिंग का मतलब होता है अंदर की तरफ से। अंदर की तरफ अगर आप इसको झांक के देखोगे तो मैम इसके पास 2 प्रकार के सेल्स होते हैं। बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या हो रहा होता है? अभी मैं क्या बोल रही थी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है स्पर्म फॉर्मेशन। और स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता है बेटा? स्पर्म पहले से बन थोड़ी जाता है। अभी आपको पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाई जाएगी तो आप देखोगे पहले कुछ मदर सेल्स होती है। जैसे मैं आपको कैसे समझाऊं इसका, जैसे तुम पहले फर्स्ट क्लास में होते हो, फिर सेकंड में जाते हो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे तुम बेटा क्लास आगे आगे बढ़ते जाते हो, है ना? तो स्पर्म भी एक मदर सेल से बनते हैं। एक मदर सेल होता है, वो डिवाइड करता है तो स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आगे जाके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करके स्पर्मेटिड बनाता है, स्पर्मेटिड डिवाइड करके स्पर्म बनता है। तो स्पर्म उस मम्मी से आई, जैसे हम अपनी मम्मी से आए हैं और पापा से आए हैं, डायरेक्ट मम्मी से आए हैं, पर मम्मी पापा के दोनों के जीन से आए हैं। तो बेटा ये मदर सेल है। मदर सेल को बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया। ये नाम लिखना है, ठीक है? स्पर्मेटोगोनिया मैं आगे पढ़ाऊंगी तुम्हें। मेल जर्म सेल, एक तो आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर झांक के देखोगे तो मैम इनके पास एक सेल्स तो होती हैं ऐसी जिनसे आगे जाके स्पर्म्स बनते हैं। ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है? या फिर इसी को बोलते हैं मेल जर्म सेल्स, इन्हीं को बोलते हैं मेल जर्म सेल्स। कोई दुखदर्द समस्या? एक सेल का नाम समझ में आया? एक सेल का नाम समझ में आया? यस यस एवरीबॉडी। तो पहले तो मैं यहां पे ये लिखूंगी भी, इसके बारे में 2 शब्द मैं कहना चाहूंगी। Internally it is lined by 2 types of cell, 2 types of cell। पहला जिसे बोला जाता है बेटा स्पर्मेटोगोनिया, गोनिया बोल लो या गोनियम बोल लो, आगे बताऊंगी सिंगुलर प्लूरल का डिफरेंस होता है। स्पर्मेटोगोनिया जिसे मेल जर्म सेल भी बोलते हैं बेटा, जो आपको पीले रंग का दिख रहा है यहां पे। ठीक है, हाँ ये प्रेजेंट तो है ही बेटा, यस ऑफ कोर्स आंचल, ठीक है। और इसके अलावा बेटा यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं बेटा, और ये सेल्स अगर यहां नहीं होती ना बेटा तो स्पर्म बेटा बड़े हो ही नहीं पाते, क्योंकि ये इनको बहुत हेल्प करेगी आगे। तो मैं ऐसे ऐसे सेल्स बना रही हूं एक, ये जो मैं पिंक कलर के सेल्स बना रही हूं इन्हें बेटा, ये बड़े इंपॉर्टेंट सेल्स है यार, इन्हें सर्टोली सेल्स बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं सर्टोली सेल्स। इन्हें बोलते हैं सर्टोली सेल, नर्स सेल, सर्टोली सेल, या फिर आप बोल लो बेटा टेंटेक्युलर सेल। एक ही सेल मल्टीपल नाम, एक ही सेल मल्टीपल नाम। जर्म सेल क्योंकि बेटा आगे यही तो आगे जाके जन्म देंगे स्पर्म को, इसीलिए जर्म सेल, मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल्स। अरे भाई, अरे भाई, हमारी सीरी को बेटा बोलने का मौका मिलना चाहिए। नंबर 2, इन्हें बोला जाता है सर्टोली सेल, या फिर बोला जाता है नर्स सेल, या फिर बोला जाता है टेंटेक्युलर सेल। डन 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 डन, यस। यस
बेटा पहली बात तो ये जितने बच्चे लिख रहे हैं ना फ्लेक्स फ्लेक्स फ्लेक्स, तुम जीवन में उठ पाओगे? आईफोन से तुम फ्लेक्स करोगे? बस यही लेवल है तुम्हारा, आईफोन से मैं फ्लेक्स करूंगी, वाह मेरे पास, मतलब यही मेरा लेवल होगा, आईफोन को फ्लेक्स करना, वाह। कब लेवल उठाओगे अपना? वहीं तक रखोगे लेवल को, लेवल उठेगा कभी तुम्हारे जीवन में? मैं बड़ा होके क्या करूंगा? मैं अमीर बन के क्या कहूंगा? मैं अमीर बनूंगा तो क्या मतलब मैं फ्लेक्स करूंगा? आईफोन, क्योंकि मैं उतना ही सोच पाता हूं, आईफोन फ्लेक्स करूंगा मैं। हाँ, अमीर बनूंगा तो क्या करूंगा? आईफोन खरीदूंगा, आईफोन, मेरे पास आईफोन है भाई। अरे यार तुम यार सही में यार, ये तुम्हारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मैंने बोला 2 प्रकार के सेल से लाइन होता है, इसके अंदर 2 प्रकार के सेल्स होते हैं बेटा। इनको डिटेल में अभी हम लिखेंगे कि मेल जर्म सेल क्या करता है, आगे जाके सर्टोली सेल के क्या फंक्शन होते हैं, इनके बारे में अभी डिटेल में हम करेंगे, ठीक है? हाँ देखना इनको चलो वापस आओ यहाँ पे, बड़े आए नहीं तो। अरे बड़ा सोचोगे तो बड़ा मिलेगा ना यार, जीवन में कुछ बड़ा सोचो, है ना? जब बड़ा सोचोगे बेटा तो शायद उससे एक लेवल नीचे मिलेगा, मैं तो यही मानती हूं। सोचोगे नहीं, सोच आईफोन तक बेटा लिमिटेड है, सोच आईफोन तक लिमिटेड है, एंड्रॉइड ही उठाओगे फिर तो तुम। सुनो यहां, ये बाहर के स्पेस को बोला इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में होते हैं ब्लड वेजल्स, यहां होते हैं बेटा WBCs, और यहां होते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स जिनके बारे में 11वीं में पढ़ा होगा, अगर तुमने 11वीं पढ़ी है तो, वरना तो मैं अभी बताऊंगी। इन्हें बोला जाता है इंटरस्टिशियल सेल। किसी को याद है? हमने 11th में इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स नाम के एक सेल्स पढ़े थे 11th में हमने पढ़े थे। अब पता नहीं तुम्हें याद है या नहीं, बाकी तो मैं अभी बताऊंगी। हाँ जल्दी बताओ। यस, ये इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर मैम एक तो हमें दिख रहे हैं हमारे ब्लड वेजल्स, मैम इसी इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर हमें ये वाले सेल्स दिख रहे हैं जिन्हें एनसीईआरटी कहती है इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स। अभी मैं एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी तो आपको खुद ही दिख जाएगा। इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स, एनसीईआरटी कहती है कि मैम अ फ्यू इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। एक्चुअल में ये इम्यूनो कॉम्पिटेंट, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स होते हैं बेटा WBC। हाँ लेडिक सेल, वेरी गुड, सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स, वेरी नाइस बेटा। जिसको भी याद है शाबाश, और जिसको याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है? हाँ सर्टोली सेल की मैं लेबलिंग कर दे रही हूं और मेल जर्म सेल की भी लेबलिंग कर दे रही हूं। एक काम करते हैं ऐसे, दिस इज स्पर्मेटोगोनिया, अरे यार ये स्पर्मेटोगोनिया नहीं है ना, एक तो इतना मिटाना पड़े ना, तो हाँ ये सर्टोली सेल है ना, और ये है बेटा स्पर्मेटोगोनिया, ये है स्पर्मेटोगोनिया। एक और सेल आपको दिख रहे हैं बेटा, ये तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में आपको सर्टोली सेल दिख रहा है और स्पर्मेटोगोनिया दिख रहा है। ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आपको ब्लड वेजल्स दिख रही है, इसमें आपको WBC दिख रही है, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स, और इसमें आपको दिख रहे हैं बेटा, जब स्पेस का नाम ही इंटरस्टिशियल स्पेस है तो उसमें जो सेल्स हैं उन्हें इंटरस्टिशियल सेल्स बोला जाता है, या फिर उनका दूसरा नाम होता है बेटा लेडिक सेल्स। तो या इनमें लिखो इंटरस्टिशियल सेल या फिर लेडिक सेल, इसमें लिखो इंटरस्टिशियल सेल या फिर इन्हीं का दूसरा नाम होता है लेडिक सेल्स। और इसका काम होता है एंड्रोजन्स बनाना, और एंड्रोजन्स होते हैं मेल हार्मोन। मेल हार्मोन्स के बारे में आपने बेटा 11वीं में पढ़ा होगा, एंड्रोजन्स या टेस्टोस्टेरॉन। एंड्रोजन्स जो है बड़ी कैटेगरी है, जैसे जूलॉजी है,
जूलॉजी के अंदर आप क्या क्या पढ़ रहे हो, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो, आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, तो जूलॉजी मेन सब्जेक्ट हो गया। वैसे ही एंड्रोजन मेन वो हो गया हार्मोन, उसके अंदर टेस्टोस्टेरॉन आता है। मतलब टेस्टोस्टेरॉन एक प्रकार का एंड्रोजन है बेटा, मेन एंड्रोजन है। तो हम लिखेंगे इंटरस्टिशियल सेल के बारे में नीचे बैठ के लिखना पड़ेगा बेटा, इट सिक्रीट्स एंड्रोजेंस। वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन बेटा, स्टार मार्क करोइंग। और ब्रैकेट में लिखो टेस्टोस्टेरॉन। क्या क्या करना पड़ता है, टेस्टोस्टेरॉन, नीचे नीचे बैठ के। अरे चलिए जी, यस हाँ ये तू सही पकड़ा है अनंत, बिल्कुल बिल्कुल तू सही पकड़ा है, एक्चुअल में वैसे ही होता है बेटा। पहले तो मुझे बताओ, यहां तक किसी को भी कोई दुखदर्द समस्या जितना मैंने डायग्राम में अभी तक लेबल किया है? मैंने बोला सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर मैम दो प्रकार के सेल्स होते हैं। एक सेल होता है मैम जिसे बोला जाता है मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया, आगे जाके इसी से स्पर्म बनेगा जो मैं दिखाऊंगी अभी आपको डायग्राम में। और दूसरे सेल्स होते हैं मैम सर्टोली सेल, नर सेल या सस्टेंटिकुलर सेल। क्या फंक्शन होता है इसका ये मैं अभी आपको समझाऊंगी। फिर मैम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आउटर स्पेस को बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या क्या है मैम, ब्लड वेजल्स है, इंटरस्टिशियल सेल्स है या लेडिक सेल्स है जिसका काम होता है एंड्रोजेंस या टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट करना, और इसमें होते हैं कुछ इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स यानी कि WBC। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, किसी भी आपको ये आंसर वैसे आना चाहिए क्योंकि आपने 11वीं कक्षा में भी कई सारे डक्ट्स पढ़े हैं। बेटा एक बात बताओ मुझे, डक्ट का जब तुम डक्ट को देखते हो तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल भी तुम्हें डक्ट के जैसे दिख रही थी ना, फिर तुमने उसे सेक्शन किया तो तुम्हें गोला दिख रहा है। मुझे एक बात बताओ, जब तुम किसी भी ऐसे डक्ट को देखते हो तो उसका सेंटर वाले पार्ट को क्या बोलते हो? जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा डक्ट का ये सेंटर वाला हिस्सा तुमने ऐसे करके देखा, डक्ट को काटा तो फ्रंट से गोल दिख रहा है, बट ब्लड वेजल्स हो गई, तो उसके अंदर के स्पेस को क्या बोलते हैं? तुमने ब्लड वेजल में ये वर्ड यूज किया है, तुमने ब्लड वेजल में ये वर्ड यूज किया है, जल्दी बताओ इसे क्या बोलते हैं अंदर? वेरी गुड, सोहम का आंसर सबसे पहले है, राहुल का भी आया है, श्रेया का भी आया, गौरव, सेजल, बहुत सारे बच्चों ने फिर आंसर दिया, क्रिश, बहुत सारे बच्चों ने फिर आंसर दिया। इसे बोलते हैं ल्यूमन, इसे बोलते हैं ल्यूमन, ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। बहुत शानदार बेटा, बहुत ही शानदार यार, बहुत ही शानदार, अच्छा लगता है आंसर्स देते हो सही। तो ये जो अंदर वाला स्पेस है ना बेटा, मैं कह सकती हूं मैम ये अंदर वाला स्पेस जो है अंदर की तरफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, इसे बोलते हैं ल्यूमन, ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आपको इसे बेटा लिखने की जरूरत नहीं है कि ल्यूमन का क्या मतलब है, ये अंडरस्टूड होना चाहिए। अंदर का स्पेस जो है उसको बोला गया मैम ल्यूमन। मैंने ये पूछा क्यों, इसे पूछने का एक बहुत बड़ा कारण है। अब वो कारण क्या है वो मैं अभी आपको समझाती हूँ। बेटा मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल्स के बारे में अभी मैं तुम्हें बताने वाली हूं इस डायग्राम में, और हमें कुछ नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना। अब हम जितनी भी चीजें लिखेंगे वो फ्लो चार्ट में लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखना, सब कुछ फ्लो चार्ट में लिखेंगे। मैम आपने फिर पूछा क्यों ल्यूमन क्या होता है? बेटा ये मेल जर्म सेल्स जो तुमने बनाए हुए हैं जिसे तुम बोल रहे हो स्पर्मेटोगोनिया, आखिर ये क्या करेगी? बेटा मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करती है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। तो बेटा ये डिवाइड करती है, पहले बनाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर बनाएगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर बनाएगी स्पर्मेटेड, और इवेंचुअली आगे जाके क्या बनाती है? स्पर्म्स बनाती है। इवेंचुअली आगे जाके क्या बनाती है? स्पर्म्स। तो अगर आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को ध्यान से देखो तो पूछा जाता है स्पर्म्स कौन से डायरेक्शन में दिखता है। अभी मेरे डायग्राम को फोकस करो जरा, ठीक है? फिर बनाना, जैसे मैंने क्या बोला, ये आपको बेटा मेल जर्म सेल, ये आपको मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया दिख रहे हैं, ये डिवाइड करते रहते हैं बेटा, डिवाइड करके बनाएंगे आपको। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर आपको दिखेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर आपको दिखेंगे स्पर्मेटेड, और आगे जाके इवेंचुअली तुम्हें बनते हुए दिखेंगे स्पर्म्स। ये स्पर्म्स का हेड, ये स्पर्म्स की टेल। मैं आपको स्पर्म्स डिटेल में पढ़ाऊंगी। आपसे पूछा जाता है कि ये बताओ स्पर्म्स पेरिफेरी पे होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के या ल्यूमन की तरफ होते हैं? यही क्वेश्चन क्योंकि पूछते हैं, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि बताओ बेटा कि स्पर्म ल्यूमन होता क्या है। ये पूछा जाता है बेटा, ये पूछा जाता है। आपको मेरी बात समझ आई? ये डायग्राम में मैंने क्या दिखाया बेटा? मैंने ये दिखाया कि डिवाइड करती है,
स्पर्मेटोगोनिया। आप इसे डिटेल में पढ़ोगे बेटा आगे, आप इसे वैसे तो डिटेल में पढ़ोगे आगे, बट मैं ये बताना चाह रही हूं, और ये हम लिखेंगे हम अभी, कि स्पर्मेटोगोनिया या गोनियम सिंगुलर या प्लूरल जो भी आगे मैं आपको बताऊंगी, एक ही वर्ड है, मतलब एक ही है, सिंगुलर और प्लूरल है। स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल डिवाइड करते हुए इवेंचुअली बनाती है क्या बेटा, इवेंचुअली बनाती है स्पर्म्स को, इवेंचुअली स्पर्म्स को बनाती है, और स्पर्म हमेशा ल्यूमन की तरफ होते हैं, ल्यूमन में होते हैं, पेरीफ्री में नहीं होते, ल्यूमन में होते हैं, पेरीफ्री में नहीं होते। ल्यूमन, यस यू कैन से अंदर की कैविटी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? और अगर आप इसकी पूंछ को भी थोड़ा देखोगे ना, टेल को, तो स्पर्म ऐसे ही बनाओगे, स्पर्म को कभी भी ऐसे नहीं बनाओगे बेटा, स्पर्म ऐसे नहीं होता कभी, टेल बाहर की तरफ नहीं होती, टेल ऐसे नहीं होती बेटा, टेल हमेशा ऐसे ही होती है जैसे इस डायग्राम में बना है, जैसे इस डायग्राम में बना है बेटा, टेल हमेशा ऐसी ही होती है। तो स्पर्म्स ऑलवेज टुवर्ड्स द ल्यूमन। अब आप अगर एनसीईआरटी का डायग्राम देखो ना, वो पिंक वाला, तो उसमें तुम्हें ये क्लैरिटी मिल ही नहीं सकती, वो क्लैरिटी तुम्हें डायग्राम से मिल ही नहीं सकती, इसीलिए हम अलग से डायग्राम बनाते हैं। पहले मुझे बताओ यहां तक कोई दुख दर्द समस्या? और अगर बेटा इस डायग्राम को ध्यान से देखो, तो ये जो तुम पिज्जा बोल रहे थे ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इन्होंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इतने हिस्से को काट के दिखाया है, इतने हिस्से को, तो ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये पेरीफ्री वाला पार्ट है, ये पेरीफ्री वाला पार्ट है, ये सर्टोली सेल बना के बताया है, ये बताया हुआ है बेटा स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म सेल, और ये मेल जर्म सेल डिवाइड करती है, और आगे आगे क्या क्या स्टेजेस बनाती है वो तो हम बताएंगे ही बताएंगे, पर फिर आगे जाके ऐसे स्पर्म दिखता है, स्पर्म का हेड इस तरफ और पूंछ ल्यूमन की तरफ। बढ़िया है बेटा, देखो समय लगता है अच्छी चीजों को समझाने में, तुम्हारा पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि लिखते जाएं, सिर्फ लिखते जाएं, समझे ना, समझो तो बेटर है बेटा, समझोगे तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है? यस यस कह रहे पेरीफ्री की तरफ, अरे नलायक, फेस की बात मैंने की, मैंने कहा स्पर्म किधर को है, क्या स्पर्म बाहर को बनाए हुए? क्या तूने स्पर्म ऐसे बनाए हैं? क्या तूने स्पर्म ऐसे बनाए हैं? नहीं ना, पेरीफ्री पे होते तो वहां बनाता। अब मैं इसको पहले तो तुम्हें लिखवा रही हूं बेटा, आई होप तुमने यहां तक तो कर लिया है, अब मैं तुम्हें यहां पे इसको लिख के बता रही हूं, ठीक है? अगेन आज मैं तुम्हें लिख के इसीलिए बता रही हूं बिकॉज हम अभी शुरू कर रहे हैं, बट आगे बेटा इन चीजों को मैं तुम्हें कुछ चीजें इसमें से होमवर्क भी दूंगी ताकि तुम्हारी भी सेल्फ प्रैक्टिस हो। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स internally lined by अब हम लिखने जा रहे हैं फ्लो चार्ट, दो पार्ट्स में इसे डिवाइड करेंगे। इट इज इंटरनली लाइंड बाय मेल जर्म सेल्स, सर्टोली सेल, ठीक है? मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया, जो बोला वही लिखेंगे, और यहां तुम लिख ले हो सर्टोली सेल, बाकी मैं उसके दूसरे नाम नहीं लिख रही हूं, वो हमने पीछे लिखा हुआ है, तो बार बार रिपीटेशन करने की जरूरत नहीं है बेटा, कोई काम मतलब का नहीं है। सर्टोली सेल हो गया, चलिए जी। अब मैम इसके बारे में आपने जो बोला, चश्मा पहन के बेटा ये दुख रहा है यार, ठीक है? इसके बारे में लिखते हैं बेटा क्या, इट अंडरगोज डिविजन्स, बेटा इसमें माइटोसिस, मियोसिस, डिविजन्स होती हैं, ठीक है? जो आगे बताऊंगी किसमें क्या होता है, डिविजन्स, माइटोटिक, फर्दर किसी स्टेज में मियोटिक डिविजन्स भी होती हैं, to eventually give rise to sperms, or
स्पर्मेटोजोआ, बेटा स्पर्म को ही स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। धीरे धीरे ना टर्म्स बेटा बोलते जाओ। स्पर्म्स का ही दूसरा नाम होता है, जैसे तुम्हारा दूसरा नाम गोलू मोलू जो भी होगा, जैसे अयान का घर में नाम होगा आयु, है ना, या पल्लवी का घर में नाम होगा, पल्लवी का छोटा फॉर्म क्या हो सकता है यार, पल नहीं। जैसे रोहित को आजकल अगर किसी का नाम रोहित होता है तो लोग बुलाते हैं रो। मैम हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही बेटा, इसीलिए कहा था बचपन में एबीसीडी पढ़ लो, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, इसीलिए कहा था। अब बेटा आ गए तुम यहां, अब अंग्रेजी समझ कहां से आएगी, पढ़ाई लिखाई की नहीं है तो। वेरी बैड वेरी बैड, ठीक है। चलो, मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया इवेंचुअली बनाती है स्पर्म स्पर्मेटोजोआ, और हम इसके बारे में लिखेंगे स्पर्म्स आर located towards the lumen, of seminiferous tubule। पल्लवी का शॉर्ट फॉर्म बता रहे बच्चे पल्लू, देखना इनको, देखना। एक बच्चा कह रहा है भालू, पंखी, तो इनसे ये तुम लोग कुछ ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हो। चलो चलो आगे बेटा, सर्टोली सेल या नर्स सेल। पहले मैं इसके फंक्शंस लिख रही हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगी। बेटा देखो, सर्टोली सेल के जो फंक्शंस है वो फंक्शंस तुम्हें आगे की आने वाली क्लासेस में समझ में आएंगे, क्योंकि बेटा इसके बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड है। बट हम सारे फंक्शंस अभी लिख लेंगे और इसे आगे आने वाली क्लासेस में धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। सर्टोली सेल्स को बोला जाता है नर्स सेल या वो सेल, क्यों? इट हेल्प्स इन, नंबर 1, इट हेल्प्स इन providing nourishment to, it helps in providing nourishment to the developing sperms. It helps in providing nourishment to the developing sperms. ये जो स्पर्म्स होते हैं बेटा उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, इसीलिए तो इसका नाम होता है नर्स सेल, इसीलिए तो इसका नाम होता है बेटा नर्स सेल, इसीलिए तो इसका नाम होता है नर्स सेल, ठीक है। इसके अलावा देखो, ये वाली बात तो तुम्हें समझ में आ जाएगी। इसके अलावा मैम ये क्या क्या और करती है? इट फैगोसाइटोस the excess cytoplasm released during formation of, पहले पूरे पॉइंट्स लिख लो बेटा, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटिड। अभी ये तुम्हारे को बेटा सर के ऊपर से जाएगा, अभी वेट करना, ठीक है। इट secretes SMF, यानी कि स्पर्म maturation factor, which helps in maturation of sperm, which helps in maturation of sperms। और एक लास्ट लिखेंगे हम, it secretes ABP। ये अतिरिक्त ज्ञान है बेटा, ये थोड़ा अतिरिक्त ज्ञान है,
लिख भी दूंगी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ABP, which binds to androgen, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहां पे लिख रही हूं बेटा, टू कॉन्सेंट्रेट 8 within testis, दैट्स ऑल। बेटा इसमें से कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो तुम्हें अभी क्लियर नहीं होंगे, ठीक है, इसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बेटा तुम्हें आगे की आने वाली क्लासेस में क्लियर होंगे। तो जबरदस्ती बेटा यहां पे मैं तुम्हें आगे की आने वाली क्लासेस को, बट लिखना यहीं पे जरूरी है, सर्टोली सेल के फंक्शन, ठीक है। तो आगे की क्लासेस में बेटा समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं अभी आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी नहीं। अभी हमने इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि सर्टोली सेल के बेटा मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। जैसे ओए ये एबीपी न्यूज नहीं है भाइयों, देखो यहां ध्यान से देखो, मैंने यहां पे लिखा है एक तो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है ये फैगोसाइट नहीं, इट फैगोसाइटोस होना चाहिए, अंग्रेजी थोड़ी सी गड़बड़ होगी है, इट फैगोसाइटोस। फैगोसाइटोसिस का मतलब पता है वैसे कि जैसे मैक्रोफाजेस करती हैं, है ना, WBC स्पेसिफिक टाइप की करती हैं, बाहर के फॉरेन मटेरियल को एनगल्फ कर लेना, खा लेना और इसे डिस्ट्रॉय कर देना। आपने ये न्यूट्रोफिल्स के लिए भी पढ़ा था, फैगोसाइटोस करती है, बट आपको ये मतलब अभी नहीं समझ में आएगा, तो दिस लेटर, ये बाद में ये पॉइंट आपको मैं समझाऊंगी, ठीक है, ये लेटर ऑन क्लास में समझ में आएगा, अभी मैं नहीं समझा रही हूं कि इसका मतलब क्या है, कि स्पर्मेटिड से जब स्पर्म बनता है तो उसमें साइटोप्लाज्म को एनगल्फ कर देना, अभी नहीं समझ में आएगा, लेटर ऑन पढ़ाऊंगी, अगली क्लास में पढ़ाऊंगी मैं गैमेटोजेनेसिस में, तो समझ में आएगा। ये वाला पॉइंट भी बेटा तुम्हें अगली क्लास में ही समझ में आएगा, तो ये 2 पॉइंट्स छोड़ दो, और मैं लिख दे रही हूं, ये मैं इसीलिए लिख दे रही हूं कि नेक्स्ट क्लास में समझ में आएगा, क्योंकि ना कई महान सपोले आते हैं जो पीडीएफ से पढ़ते हैं और पीडीएफ से पढ़ के कहते हैं मैम ये तो आपने क्लास में एक्सप्लेन ही नहीं किया है, तो आपने क्लास में एक्सप्लेन नहीं किया है, फिर वो डाउट्स में पूरा भर देते हैं इसी चीज को, इसीलिए मैं लिख दे रही हूं, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा है ये एक फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं बेटा जिन्हें बोलते हैं स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। ये स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर के नाम से ही तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये स्पर्म्स की मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड स्पर्म की मैच्योरेशन होने का क्या मतलब है, अगेन बेटा ये तुम्हें गैमेटोजेनेसिस में समझ में आएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस में समझ में आएगा, यहां नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है ये है अतिरिक्त ज्ञान, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ये अतिरिक्त ज्ञान है, थोड़ा सा आप लिख सकते हो इसे, ठीक है। देखो जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ोगे तो तुम देखोगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म की फॉर्मेशन अगर तुम्हें करनी है तो तुम्हें हाई अमाउंट में एंड्रोजेंस चाहिए होते हैं, एंड्रोजेंस या टेस्टोस्टेरोन। तो ये जो सर्टोली सेल्स है ना बेटा, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स या प्रोटीन्स प्रोड्यूस करती है जिन्हें बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स। जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है बेटा, इसका नाम खुद कह रहा है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये एंड्रोजन से बेटा बाइंड करता है और एंड्रोजन से बाइंड करके उसकी अमाउंट को कॉन्सेंट्रेटेड रखता है, हाई अमाउंट में उसकी प्रेजेंस को इंश्योर करता है टेस्टिस के अंदर, बाइंड करेगा और उसको इंश्योर करेगा कि वो ज्यादा अमाउंट में कॉन्सेंट्रेटेड रहे ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाए, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हम अगली क्लास में एक्सप्लेन करेंगे जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। आज हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आगे नहीं जा रहे हैं बेटा, इंटरस्टिशियल स्पेस के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं बस, आगे मेल एसेसरी ग्लैंड्स 10 मिनट का टॉपिक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया 10 मिनट का टॉपिक है। हमें अगली क्लास में बेटा हमारा वाइंड ये खत्म हो जाएगा और फिर हमें गैमेटोजेनेसिस पढ़ना है, गैमेटोजेनेसिस हमारा अगले क्लास का टारगेट होगा। यहां तक बेटा हो गया है, यस। रिवीजन तो अगली क्लास में होगा ना यार, हाँ ध्यान से पढ़ते नहीं हो लग रहा है। यस एवरीबॉडी, एसएमएफ कह रहे समाप्ति मैम्स फैन क्लब, वाह भाई वाह भाई वाह, तुम ही बड़े गजब हो यार, ठीक है। एक बारी बेटा हाँ इंटरस्टिशियल स्पेस के बारे में लिख लें थोड़ा सा, इंटरस्टिशियल स्पेस एटलीस्ट जो शुरू किया बेटा वो तो खत्म कर दे, 2 मिनट लगेगा, अभी 5-6 मिनट है भी, है ना।
इनको देखो, पढ़ना नहीं है, छुट्टी, जिसको छुट्टी लेना वो जाओ। तीसरी क्लास है, तीसरी क्लास। तुम बिल्कुल बेटा अपने असर रंग दिखाने लग गए, बिल्कुल जहरीले बन गए। अभी से ऐसे सिलेक्शन लोगे, ये विल पावर है तुम्हारी। दी स्पेस आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मतलब 1 घंटे 45 मिनट नहीं बैठा जा रहा, जैसी छुट्टी दे दो, छुट्टी दे दो। मतलब क्या है बेटा, वेरी बैड एटीट्यूड। हाँ, और जिसको छुट्टी जाना है वो बिल्कुल जाओ। स्पेलिंग गलत है कोई नहीं, इंटरस्टिशियल, ठीक है। इट हैज ब्लड वेजल्स। ये चीज तो तुम्हें खुद करनी चाहिए डायग्राम से देख के, और मुझे पता है ना कितने कामचोर हो। इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल, सब कुछ लिखा हुआ है डायग्राम में, बस फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी तुम्हें मैं लिख के दे रही हूं। और इसके पास होते हैं लेडिग सेल्स, या इंटरस्टिशियल सेल। प्रोड्यूस एंड्रोजेंस। डन 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 डन, कर लो फटाफट से। धैर्य बेटा ध्यान से सुनना चाहिए, सारी चीजों को एक्सप्लेन किया जा रहा है। धैर्य कह रही है मैम लिखने के बाद एक्सप्लेन कर दिया करो। अभी तक बेटा 1 घंटे 45 मिनट क्या किया? कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि अभी तक हमने 1 घंटे 45 मिनट क्या किया? सिर्फ लिखा है या समझा भी है? बेटा क्लास में अटेंशन से सुना करो। छोटे बच्चे हो, गुस्सा में नहीं करती हूँ, पर तुम्हें अगर तुम्हें यह आदत है ना कि स्पून फीडिंग हो, तुम्हें डांट ना लगाई जाए, तुम कुछ भी लिख दोगे स्क्रीन के पीछे से, मैम एंटरटेन कर देंगी, है ना? ऐसे नहीं होता है बेटा। मैं चाहती हूँ तुम्हारा सिलेक्शन हो, और उसके लिए अगर तुम्हें डांट लगानी पड़ेगी, अगर डांट लगानी पड़ेगी तो मैं ऑफकोर्स डांट लगाऊंगी। लिख के एक्सप्लेन कर दिया करो का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब था। ये डायग्राम में पूरा जो बताया कि ये इसके बाहर का स्पेस है बेटा, ये बाहर का स्पेस इंटरस्टिशियल स्पेस है, इसके अंदर ब्लड वेजल्स है बेटा, इसके अंदर बेटा WBCs है, WBCs का काम तो होता है फाइट करना, इसके अंदर लेडिक सेल्स है, इंटरस्टिशियल सेल्स है बेटा जो हार्मोन बनाती है। अभी तक क्या किया था बेटा? हाँ यस बेटा, यहां तक क्लियर हो गया क्या बेटा? यस एवरीबॉडी। बेटा गलत बात है ना, मेहनत नहीं करनी। एनसीईआरटी की रीडिंग मैं करा दे रही हूं, और फिर बेटा हम वाइंड अप करेंगे। जिसको बेटा छुट्टी चाहिए आप प्लीज छुट्टी लेके जाओ। मुझे छुट्टी छुट्टी दिखेगा तो मैं इग्नोर करूंगी बेटा, मैं उसको और कुछ कर नहीं सकती। एसेसरी ग्लैंड्स अगले दिन करेंगे, ठीक है? और अगले दिन फिर एक तगड़ी डीपीपी आपको मिलेगी जो इस टॉपिक से रिलेटेड पूरी कंप्लीट डीपीपी होगी, ठीक है? एनसीईआरटी के बेटा 5-6 लाइन है, उसको एक बार रीड कर लेते हैं, ठीक है? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। चलिए चलिए जी, चलिए जी, चलिए जी, ठीक है? बायो में ऐसा नहीं होता ना बेटा। एक चीज और मेरी ध्यान से सुनना, बायो में मैं प्रेफर करती हूं, और मैंने लास्ट ईयर यकीन में भी किया था ये सेम चीज, लक्ष्य में भी ये चीज की थी। जब हम बेटा लास्ट क्लास इस चैप्टर की करेंगे तो हम PYQs भी करेंगे, और हम मेरे कुछ बनाए हुए खुद एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चंस बेटा, खुद के बनाए हुए नए क्वेश्चंस, असर्शन, रीजन जो आज के टाइम में पेपर में पूछा जाता है, हम फुल एक दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बेटा। टॉपिक वाइज कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे? एक पूरा दिन हम क्लास लेक्चर डेडिकेटेड रखेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। जो खुद स्पेशल क्वेश्चन बनाए हुए होंगे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे बेटा फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह नहीं है जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराते जाओ ना। इट्स नॉट न्यूमेरिकल, यू हैव टू अंडरस्टैंड बेटा, हर सब्जेक्ट की डिमांड अलग अलग होती है, ठीक है? चलिए एक बारी बेटा रीड करते हैं एनसीईआरटी से, फिर वाइंड अप करेंगे।
Each seminiferous tubule is lined on inside by two type of cell, male germ cell जिसे स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, है ना, एंड सर्टोली सेल. इन दो सेल से बेटा लाइन हुआ, यही वाली हमने बात बोली बेटा. The male germ cell undergo meiotic divisions, finally leading to the formation of sperm. माइटोसिस भी होता है, मियोसिस भी होता है, मैं पढ़ाऊंगी किसमें क्या होता है, ठीक है. While Sertoli cell provide nutrition to the germ cell. अब आप कहोगे कि मैम आपने जो sperm maturation factor बताया वो तो यहाँ पे है ही नहीं, आपको मैं बताऊंगी, वो आगे दिया हुआ है एनसीईआरटी में, यहाँ पे नहीं दिया हुआ, बट एनसीईआरटी में आगे दिया हुआ है, बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है, आगे दिया हुआ है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है. द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल स्पेस. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर के स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस. इट कंटेन बेटा ब्लड वेजल, इट कंटेन इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स, है ना. और लेडिक सेल क्या करती है बेटा, इट सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन. वो टेस्टिस का जो हार्मोन होता है एंड्रोजन, उसे सिक्रीट करती है ना. Other immunologically competent cells are also present. Did we cover each and every line of NCERT? बोला इसके अलावा इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल्स भी होते हैं. Each and every line of NCERT. दिल बना दो. थैंक यू वेरी मच बेटा. होमवर्क आज अभी बेटा सिर्फ यही होमवर्क है. नोट्स पूरा पढ़ो प्लस एनसीईआरटी अभी तक जितनी कराई है बेटा, प्लीज जब रिवाइज करो तो इसको एक बारी क्विक रिवीजन कर लो. अगली क्लास में डीपीपी भी इससे रिलेटेड मिलेगी, तब आप बेटा एक भी क्वेश्चन गलत मत करना, क्योंकि आपको बहुत सारा टाइम मिल रहा है रिवीजन करने का, बहुत सारा टाइम मिल रहा है रिवीजन करने का, ठीक है. यस, चलो थैंक यू वेरी मच बच्चों क्लास अटेंड करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया. मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बेटा आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा, ठीक है. जब क्वेश्चंस करेंगे तो बेटा हम करेंगे, ठीक है. एक छोटा सा गाना मैं आप लोगों को सुना दे रही हूँ बेटा. गाने की डिमांड हर दिन नहीं करनी है, एक तो सांस भी फूल रही है, मैं 2 लाइन फिर भी आपको सुना देती हूँ, इतने प्यार से आप लोगों ने पढ़ा. नया गाना कुछ गाती हूँ, अगर गलत हो जाए भूल चूक माफी, ठीक है. पढ़ाते पढ़ाते खूब एनर्जी लगती है ना, फिर अचानक से गाना स्लो सा सुनाना इज वेरी डिफिकल्ट. अधूरी थी जरा सी मैं पूरी हो रही हूँ, तेरी सादगी में हो के चूर, बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर. हादसे ये कैसे अनकहे से जैसे नैनों कहीं दूर, बन के तितली दिल उड़ा 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 है, ठीक है. ज्यादा तितली बन के उड़ो मत बेटा, तितली और भंवरे बन के उड़ो मत, भंवरे बन के सब्जेक्ट के ऊपर उड़ो. चलो थैंक यू सो मच. आई विल सी यू ऑल सुपर सून इन द नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना इफ यू एंजॉय द लेक्चर. टाटा बाय बाय, थैंक यू. मेरी तितलियों और सपोलों. एक्चुअली में गाना तो होना चाहिए था, क्या गाना मैंने गाया बेटा, अपना ही भूल गई. बन के तितली से पहले मैंने क्या गाना गाया था, भूल गई यार. मतलब होना ये चाहिए था, क्या होना चाहिए था, बन के सपोला दिल उड़ा 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 है कहीं दूर, ठीक है. हादसे ये कैसे सपोलों के जहर जैसे इनको मैं डस लूं. चलो यार बाय, थैंक यू. चलो बाय बाय. हाँ बाय.